चलो साइलेंस प्लीज, शांत हो जाओ। गुड आफ्टरनून टू ऑल, प्लीज कम ऑन पेज 4.28। लास्ट क्लास में मोनोपोली डिस्कस कर रहे थे हम लोग। शांत, रिमोट बघ नाही, कुठे होता रिमोट, पाठवा मागे। लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग मोनोपोली। मोनोपोली के अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बोलूं फिर से, तो फर्स्ट, मोनोपोली मार्केट में आपके कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते नहीं है, देयर आर नो सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल। तो इसीलिए फर्स्ट एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो और वेरी लो। ठीक है, यहां से एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। दूसरा, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट इज लेस देन वन, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्वेश्चन जानबूझ के आपको परफेक्टली इनइलास्टिक ऑप्शन में देगा, वो आपको टिक नहीं करना है। द आंसर शुड बी रिलेटिवली इनइलास्टिक ओनली। नेक्स्ट, जब मैं बात करता हूं कि मोनोपोलिस्ट हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर प्राइस, वो कंट्रोल ओवर प्राइस कब एस्टेब्लिश होगा? व्हेन द एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन अ मोनोपोलिस्ट इज एबल टू चार्ज अ प्राइस हायर देन हिज मार्जिनल कॉस्ट, तब जाके हम बोलेंगे कि उसके पास क्या है? सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर प्राइस। नेक्स्ट मैं बात करूं इक्विलिब्रियम, फिर से उसी पे आएगा जहां पे एमआर एमसी क्या होते हैं? इक्वल, एंड एमआर शुड कट, सॉरी एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। ठीक है, शॉर्ट रन की अगर बात करूं तो मोनोपोलिस्ट एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है या लॉस इनकर कर सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट यहां पे आएगा ही नहीं, ना तो शॉर्ट रन में ना तो लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में इट विल बी आइदर एबनॉर्मल प्रॉफिट और इट विल बी लॉसेस, और अगर लॉन्ग रन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। इफ आई टॉक अबाउट लॉन्ग रन, जो एक और फीचर आपको याद में रखना है, लॉन्ग रन में हमेशा देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेस कैपेसिटी। मतलब क्या? जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, उसका मिनिमम पॉइंट ये है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि प्रोडक्शन इस पॉइंट पे होगा, प्लीज अंडरस्टैंड मोनोपोली में कभी भी प्रोडक्शन इस पॉइंट पे होगा नहीं, प्रोडक्शन इसके पहले होगा। मतलब लेट अस से यहां पे प्रोडक्शन होगा, तो ये और ये, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेस कैपेसिटी। इट मींस इन मोनोपोली द आउटपुट विल नॉट बी एफिशिएंट। व्हाई? जरूरत भी नहीं है एफिशिएंट आउटपुट की, बिकॉज प्रोडक्ट एक ही है, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है नहीं, तो इसीलिए इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक द आउटपुट विच इज मोस्ट एफिशिएंट। ठीक है, तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि आपका आउटपुट एफिशिएंट है कि नहीं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रॉफिट्स फिर भी आप कमा सकते हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, मोनोपोली में देयर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सेस कैपेसिटी। देख, अगर उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है, उसको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। हाँ, इससे तो बोल रहा हूँ ना मैं। बट अगर तू बहुत ज्यादा कॉस्ट कम करना चाहेगा, तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अगर तू प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, तो इससे हो जाए क्या? ओवर स्टॉकिंग हो सकता है। ओवर स्टॉकिंग का मतलब क्या? तूने प्रोडक्शन करके तो रखा है बट माल बिक नहीं रहा है, तो इसीलिए देख, लॉन्ग रन में सबसे पहले शांत हो जाओ, यहां पे एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, हियर इज मार्जिनल रेवेन्यू। इक्विलिब्रियम तब होगा जहां पे एमआर और एमसी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, एक काम करो, एमसी को थोड़ा आप ये कर दो चेंज, एमसी थोड़ा अलग है। एमसी शुड आइडियली बी लाइक दिस। एमसी आपका यहां पे होना चाहिए, उसको प्लीज चेंज कर देना। दिस इज नॉट द करेक्ट एमसी। नहीं, नया ग्राफ नहीं, एमसी शुड भी यहां पे, इस पॉइंट पे एमसी होना चाहिए, उसको प्लीज चेंज कर लेना। इनफैक्ट आप ये ग्राफ रेफर कर दो, कौन सा? रेफर दिस ग्राफ कर दो ना, ये ड्रॉ। बोल। नहीं, एक्सेस आएगा ना, इसे बोल रहा हूँ, ये काम कर, ये ग्राफ ड्रॉ कर, ड्रॉ दिस ग्राफ। नहीं रे, मैं तेरे को तो नोट ये टेक्स्ट बुक में ग्राफ क्या मैं तेरे को बताता हूँ, रुक जा। एवरीवन प्लीज मेक दिस फर्स्ट। एमसी ये वाला है, ग्रीन लाइन है। 2 सेकंड के लिए ग्राफ बनाओ, मैं बोलता हूँ। बुक में दिया गया ग्राफ क्यों गलत है? आई टेल यू, फर्स्ट मेक दिस। हाँ, बनाना, बना जिधर बनाना है बना।
तो जल्दी बनाओ प्लीज। स्केल वगैरह सोड रे, बनव कसं तरी, काय एवढं चित्रकारी? कर कर. हो गया? कळलं का काय फरक आहे? हुआ बना क्या आपका? अबे इतना सा तो ग्राफ है। हो गया? तो दिखाना पड़ेगा ना बुक का ग्राफ उसके लिए। वेरी गुड, रुक जा जरा। समझाओ अभी। अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस रॉन्ग? फर्स्ट अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? एमआर और एमसी क्या होना चाहिए? इक्वल। अब दिक्कत यह है इस ग्राफ में एमआर एमसी इक्वल इस पॉइंट पे, और मैंने बोला कि प्रोडक्शन यहां पे हो रहा है, तो इसलिए ये डायग्राम जो है वो गलत है, बिकॉज एमआर एमसी जहां पे इक्वल होना चाहिए वहां पे प्रोडक्शन होना चाहिए। दैट इज प्रोडक्शन शुड हैपन यहां पे, बट वो ग्राफ में एमआर एमसी नीचे कट हो रहा है, तो इसलिए ये गलत है। इसलिए मैंने आपको बोला बाजू में क्या करो, ये बनाओ। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एमआर एमसी क्या है? इक्वल है। यहां प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन के ऊपर ही आपने अंडरलाइंग एटीसी बनाया, और ये जो रीजन है दैट इज रीजन ऑफ व्हाट? एबनॉर्मल प्रॉफिट। कंफ्यूजन होगा इसलिए बोला यहां पे बना। इक्विलिब्रियम कंडीशन इज व्हाट? एमआर एमसी इक्वल होना चाहिए। ये एमसी कर्व रहा एंड दिस इज एमआर। कट यहां पे हो रहा है, बट मैंने बोला प्रोडक्शन कहां हो रहा है? यहां पे, तो इसलिए ये कर्व जो है वो एक्चुअल में यहां पे होना चाहिए, ऐसे वो नीचे चला गया है, दैट इज वाई दिस कर्व इज रॉन्ग। बनाया? ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एटीसी इज दिस, बट प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? प्रोडक्शन इज हैपनिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स का, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेस कैपेसिटी। तो प्लीज ध्यान रखना, मोनोपोली में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी होगा। द लास्ट फीचर ऑफ मोनोपोली इज योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्लीज टेल मी ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड नॉलेज व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? अफोर्डेबिलिटी के ऊपर चार्ज करना? नहीं, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू। ओके, सुनो, मैं केस देता हूं, मुझे बताना इज इट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और नॉट। लेट अस से आई टेक अ मैराथन इन पुणे। मैंने एक हॉल बुक किया, ठीक है,
और वहां पे मैंने चार्जेस रखे लेट अस से 500 रुपी पर पर्सन, पर स्टूडेंट चार्जेस कितने रखे? 500। अब वही मैराथन में मुंबई में ले रहा हूं, बट उसके लिए मैंने प्राइस कोट किया लेट अस से 1000 रुपीज। इज दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और नॉट? जो लोग नहीं बोल रहे रीजन दो। मुंबई में एक्सपेंसेस ज्यादा है, एक्सपेंसेस अलग अलग है, सर्विस सेम है। अच्छा, इसलिए तू बोल रहा है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा करके। अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब बोला जाएगा जब मैं सेम सर्विस दे रहा हूं बट मेरा कॉस्ट भी क्या है? सेम है। अगर कॉस्ट अलग है इसलिए मैं ज्यादा रिकवर कर रहा हूं, इट इज नॉट अ केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप है समझना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस वेयर अ प्रोड्यूसर और अ सेलर charges different prices from different consumers for the same product or service, very important line, not due to the differences in cost। अब मुंबई और पुणे में मेरा कॉस्ट ही क्या है? अलग है, इसलिए वो अलग कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मैं प्राइस क्या कर रहा हूं? ज्यादा चार्ज कर रहा हूं। दैट विल नॉट बी द केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब फॉर एग्जांपल मेरा मुंबई और पुणे में कॉस्ट सेम लग रहा है, लेट अस से हॉल का रेंट जो है वो मुझे क्या लग रहा है? सेम लग रहा है, बट फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? प्राइस अलग चार्ज कर रहा हूं, देन इट विल बी अ केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं एक डॉक्टर हूं, ठीक है, मैं पेशेंट को सर्विस सेम देता हूं, जहां पे मेरा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो सेम है, बट एक गरीब पेशेंट को मैं कम चार्ज करता हूं, एक अमीर पेशेंट को मैं ज्यादा चार्ज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं देखा एक पेशेंट ऑटो रिक्शा से आ रहा है, फटे पुराने कपड़े है उसके, मैं करूंगा उसको लो प्राइस चार्ज करूंगा। वही एक बंदा अगर बड़ी वाली कार लेके आया, ऐसा मस्त एकदम हाई फाई कपड़े पहन के आया, तो क्या हो जाएगा? उसको मैं ऑब्वियसली ज्यादा चार्ज करूंगा। सो डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर आई एम चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस एंड नॉट बिकॉज ऑफ रीजंस ऑफ डिफरेंसेस इन कॉस्ट। तो प्लीज ये पॉइंट ध्यान रखना, कॉस्ट में डिफरेंसेस है इसीलिए अलग प्राइस चार्ज कर रहा हूं, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में नहीं बैठेगा। कॉस्ट सेम है, सर्विस सेम है, बट प्राइस अलग चार्ज कर रहा हूं, दिस विल बी अ केस ऑफ व्हाट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल्स आप घर जाके पढ़ सकते हो, इट इज सिंपल। प्लीज टेल मी, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर प्राइस टेकर्स एंड नॉट प्राइस मेकर्स। इन परफेक्ट कंपटीशन ऑल सेलर्स आर प्राइस टेकर्स एंड नॉट प्राइस मेकर्स, दे कैनॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड देयरफॉर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहां पे होगा नहीं। सेम कॉस्ट, सेम सर्विस, सेम गुड्स, सेम कॉस्ट, बट डिफरेंट प्राइस। ये आप मार्क करके जाना, यहां से एमसीक्यू आने के चांसेस है। देयर आर 4 कंडीशंस विच शुड बी देयर फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू वर्क। पहला, जाहिर सी बात है, द सेलर शुड हैव व्हाट? मार्केट पावर। ही शुड हैव सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइसिंग। तो इसीलिए मोनोपोलिस्ट के पास ही प्राइस कंट्रोल है, सप्लाई भी कंट्रोल करना है, इसीलिए सिर्फ मोनोपोलिस्ट ही क्या कर सकता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। रुक जा। सेकेंड, मार्केट सेपरेशन। मार्केट सेपरेशन का मतलब क्या? अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होना है तो यू शुड बी एबल टू डिवाइड योर मार्केट्स इनटू डिफरेंट सब टाइप्स, मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी, मार्केट डी। तो अगर आप मार्केट का सब डिवीजन कर सकते हो फिर ही आपका मोनोपोलिस्ट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगा। सी, सब मार्केट्स मतलब क्या? मैं इस मार्केट में ये प्राइस से बेचूंगा, उस मार्केट में ये प्राइस से बेचूंगा, इस मार्केट में ये प्राइस से बेचूंगा। मैं प्रोडक्शन डिसीजन नहीं ले रहा हूं, मैं सेलिंग डिसीजन ले रहा हूं। प्रोडक्शन डिसीजन नहीं ले रहा हूं इसका मतलब मैंने ऑलरेडी खर्चा क्या किया है? इनकर किया है, सेम खर्चा इनकर किया है, बस अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं उसको अलग अलग प्राइस से बेचूंगा। तो इसलिए द मार्केट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू व्हाट? डिफरेंट सब मार्केट्स। हाँ, ऑब्वियसली रीजन है अलग अलग, एरिया वाइज, सेगमेंट वाइज, जो भी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंट मार्केट्स शुड हैव डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज। नाउ प्लीज टेल मी, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, थोड़ा सही। ओके, रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब क्या? क्वांटिटी में ज्यादा फर्क आएगा या प्राइस में? प्राइस में ज्यादा फर्क आ रहा है। अब लेट अस से 2 सेगमेंट है मेरे पास, एक मार्केट ए है, दूसरा मार्केट बी है। मैं बोलता हूं मार्केट ए में ऐसे लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़े या कम हो,
और मार्केट बी में ऐसे लोग हैं जिनको तुरंत फर्क पड़ जाएगा अगर मैंने प्राइस इंक्रीज किया। तो प्लीज टेल मी मार्केट ए और मार्केट बी में कौन सा मार्केट इनइलास्टिक है? मार्केट ए इनइलास्टिक है, जहां पे लोगों को फर्क पड़ रहा है, सॉरी जहां पे लोगों को फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है ऑफ व्हाट? प्राइस चेंजेस। सो इफ आई टॉक अबाउट इनइलास्टिक, इट मींस व्हाट? पीपल आर नॉट कंसर्न्ड, people are not concerned much of price changes। लिखो आप प्लीज, inelastic में people are not concerned much of price changes। बट वही अगर मैं बात करूं इलास्टिक की, if I talk about elastic, people are concerned of what? People are concerned of price changes। inelastic में फर्क नहीं पड़ता लोगों को, अगर आप प्राइस इंक्रीज भी कर रहे हो तो कुछ कस्टमर्स ऐसे रहेंगे जो डेफिनेटली क्या करेंगे? आपका गुड्स डिमांड करेंगे। इलास्टिक मार्केट में ऐसा हो सकता है कि आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो, इसलिए कुछ कस्टमर्स क्या करें? आपको छोड़ के चले जाए, एंड दैट प्रोपोर्शन विल बी ग्रेटर एज फार एज इलास्टिक डिमांड इज कंसर्न। चलो आपसे मैं सवाल पूछता हूं, कहां पे प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे, यहां पे या यहां पे? ऑब्वियसली आप इन इलास्टिक में ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, बिकॉज आपको मालूम है आपने अगर प्राइस इंक्रीज किया तो भी देयर आर सम कस्टमर्स हु विल स्टिल कंटिन्यू टू डिमांड योर प्रोडक्ट। तो यहां पे इन इलास्टिक में जो आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस है इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। मतलब यहां पे आप प्राइस पे खेल सकते हो, आप प्रीमियम चार्ज करो, लोग खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट। बट जहां पे आपका मार्केट इलास्टिक है, यहां पे द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पे आप प्राइस पे नहीं खेल सकते, यहां पे आपको क्वांटिटी पे खेलना पड़ेगा। हाँ, इसे तो बोला ना, मेजॉरिटी लोग चेंज होंगे, इसलिए क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मेजॉरिटी विल रिटेन, सम विल गो। तो इसीलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपका जो मार्केट आप डिवाइड कर रहे हो ना, हर एक मार्केट का इलास्टिसिटी क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे आ जाना, the product must face different price elasticities in different markets। if the market is inelastic you will charge high price, if the market is elastic you will charge low price। यहां पे inelastic के सामने आप फिर से लिख सकते हो the change in price is more than change in quantity, the change in price is more than change in quantity, and यहां पे the change in quantity is more than change in price। हाँ देख, अगर मेरे पास होगा मालूम है दो सेगमेंट में मैं क्या कर सकता हूं? प्राइस चेंज कर सकता हूं, डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं चेक करूंगा कि भाई ये जो मार्केट है यहां पे लोग कितने सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब क्या? कि मैंने प्राइस चेंज किया तो कितना पोर्शन ऐसा है जो छोड़ के जाएगा। अगर एक मार्केट में मुझे समझ रहा है कि हाँ बाबा अगर मैंने प्राइस 10% से बढ़ाया 50% छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं वहां पे प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा। बट अगर मुझे मालूम है यहाँ पे मैंने प्राइस अगर 10% से बढ़ाया तो सिर्फ 5% क्या करेंगे? छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर मैं यहाँ पे प्राइस बढ़ाऊंगा। क्या? नहीं, वहां पे डिवाइड नहीं, वहां पे इनइलास्टिक होगा टोटली। हाँ, सेम आएंगे, ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट वो सेम आएंगे। एक मार्केट एक ही है, कस्टमर सेगमेंट के बेसिस के ऊपर अलग अलग कर रहा है। मार्केट इज वन ओनली। अगर मैं लेट अस से इफ आई एम आईआरसीटीसी, मैं डिस्क्रिमिनेशन क्या करूंगा? मैं बोलूंगा सीनियर सिटीजन्स को अलग टिकट, नॉर्मल सिटीजन्स को अलग टिकट। ऐसे अलग अलग मार्केट है, तो टोटली नया इंडस्ट्री नहीं आ रहा है या नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केट। मतलब सब्जी इधर भी बिक रही है, उधर भी सब्जी ही बिक रही है, प्राइस अलग है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस अगेन, आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट को प्लीज मार्क करके जाना। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? देयर शुड बी नो आर्बिट्राज। इट्स नॉट आर्बिट्रेज, इट्स आर्बिट्राज। रुक जा जरा, आर्बिट्राज का मतलब क्या? जिधर जो चीज सस्ता मिल रहा है मैं उधर से खरीदूंगा, और जहां पे वो चीज महंगा है मैं उधर बेचूंगा। अब फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं कस्टमर हूं, मोनोपोलिस्ट ने क्या किया है? दो मार्केट डिवाइड किया है। मैं बैठता हूं उस मार्केट में जहां पे मोनोपोलिस्ट सस्ता बेचता है, तो मैं क्या करता हूं मालूम है क्या? मोनोपोलिस्ट से सस्ते पे खरीदूंगा और दूसरे मार्केट में जाके बेचूंगा। अब ये सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट को फायदा ही नहीं होगा, बिकॉज मोनोपोलिस्ट के साथ साथ एक और बंदा आ गया जो मार्केट में क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू हैपन
देयर शुड बी नो आर्बिट्राज कंडीशन, मतलब क्या, बायर्स फ्रॉम द लो प्राइस मार्केट मस्ट नॉट बी एबल टू रीसेल टू द बायर्स इन द हाई प्राइस मार्केट। जो लोग सस्ते मार्केट में बैठे हुए उनको उधर से खरीद के हाई मार्केट प्राइस पे बेचने का चांस रहना ही नहीं चाहिए, तब जाके ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन काम करेगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स यू कैन राइट डाउन arbitrage is buying from low price market and selling in high price market. Buying from low price market and selling in high price market, ये होना नहीं चाहिए। First condition, there should be control over the market. Second condition, you should be able to divide market in different segments. Third condition, different markets should have different elasticities. Last condition, there should be no arbitrage possible. हो डेफिनेटली येल सी यू कैन आगे जाके पढ़ेंगे। अब जो सेगमेंट है ना वो अलग अलग बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो, आएगा वो आगे। देयर आर 3 डिग्रीज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा वो डेफिनेटली। काय करणार तू? हाय प्राइस मध्ये तू घेतोय आणि लो प्राइस मध्ये विकतो, तुझा तर लॉस होतोय ना भाई। मैं तेरे को वही बोल रहा हूँ, एज अ बायर तेरा क्या फायदा है उसमें? तू गोष्ट घेतोय 10 रुपये, सॉरी 10 रुपयाला आणि ते विकतोय 8 रुपयाला, तुझं नुकसान होतोय ना तू। चलो लुक एट दिस एग्जाम्पल, शांत हो जाओ प्लीज। दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम्पल के बेसिस एक काम करता हूं, रुको, लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस है। जस्ट अ सेकेंड, बोलना माइक। एक काम करो, उस क्लास में रहेगा, लेके आना वो माइक। हाँ नहीं नहीं हो जाएगा, लेके आ जाएंगे वो। हाँ स्पीकर वाला तुला काय करायचंय? तुमच्यापेक्षा हुशार आहे। चलो ये किधर है? चलेगा उसके बिना, दूसरा ये लेके आ। हाँ चलेगा, तू लेके आ, चार्ज है। चलो प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। एक बार क्वेश्चन देख लेना। अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस 30 रुपीज फॉर हिज प्रोडक्ट। आपके बुक में भी यही क्वेश्चन है, जस्ट चेक दिस वंस। जो एग्जाम्पल है नीचे वो एग्जाम्पल यही है, बट एक बार चेक कर लेना क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके ऊपर। अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस 30 रुपीज फॉर हिज प्रोडक्ट। He notices that elasticity in market A is 2 rupees. हाँ देखिए, अबे यार, हेलो 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 हेलो, ठीक है देखो। अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस, हाँ अभी शांति से पढ़ाऊंगा मैं। अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस 30 रुपीज फॉर हिज प्रोडक्ट। He notices that elasticity in market A is 2 and elasticity in market B is 5. Please tell me A और B में कौन सा रिलेटिवली इनइलास्टिक है, कौन सा रिलेटिवली इलास्टिक है? देख, है दोनों इलास्टिक। रिलेटिवली मतलब क्या? इन कंपैरिजन मार्केट ए में लोग ज्यादा सेंसिटिव है या मार्केट बी के? मार्केट बी में लोग ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू मार्केट ए। तो एज अ मोनोपोलिस्ट आप कहां पे प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे, मार्केट ए या मार्केट बी? मार्केट ए। देखो लुक एट 108, इन विच मार्केट द मोनोपोलिस्ट विल चार्ज अ हायर प्राइस? इन मार्केट ए। वाई? बिकॉज वहां पे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्राइस इंक्रीज करो डिक्रीज करो, लोग अभी भी आपका प्रोडक्ट डिमांड करेंगे। अब क्वेश्चन है
पहले तो इसमें पूछा है व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। अब चेक करना है यहाँ पे एमआर निकालेंगे कैसे। आप आइडिया बता सकते हो कैसे निकाल सकते हो एमआर। जो आपने पहले यूनिट में एमआर, एआर और इलास्टिसिटी का ये पढ़ा था, कौन सा, एमआर इज इक्वल्स टू एआर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई, ये वाला। दिस 30 रुपीज इज एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मार्केट ए का, मार्केट ए का एआर 30 है, मार्केट ए का इलास्टिसिटी 2 है, 2 माइनस वन अपॉन 2, तो यहां पे कितना आता है एमआर 15। वही अगर यहां पे बात करूं तो योर प्राइस इज 30, इलास्टिसिटी इन बी इज 5 माइनस वन अपॉन 5, कितना है यहाँ पे 24, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल आपके बुक में है वहां पे आप इमीडिएटली ये लिख लेना एमआर और हाउ टू गेट एमआर व्हेन यू नो एवरेज रेवेन्यू। सेम एग्जाम्पल ही रहेगा आपके बुक में भी, बट फर्क सिर्फ इतना एमसीक्यूज नहीं है उसके नीचे। बोल चॉइस कैसा है, बोल एमआर निकालेगा कैसे। एमआर निकालने के लिए तेरे को क्या चाहिए, दो चॉइसेस है। एक, अगर तेरे को अलग अलग यूनिट पे अलग अलग प्राइस मिला रहा तो टीआर निकाल के दोनों का डिफरेंस ले सकता है, बट यहाँ पे अलग यूनिट है ही नहीं ना, यहाँ पे अलग मार्केट है, तो इसलिए एमआर का ये वो एक ही फॉर्मूला बचता है। अगर प्राइस दिया है और इलास्टिसिटी दिया है तो तेरे को कंपल्सरली वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एमआर का। हो गया। नो आर्बिट्राज, हाँ। बाहेरचं मोनोपोलिस्ट म्हणजे हाँ हो सकता है, बट फिर वहां पर तेरे को अलाउ नहीं करेगा ना बेटा, जो बाहर का ये है मोनोपोलिस्ट है वो अलाउ नहीं, काय करायला लागले आप उसका, काय करतोय तो। ऐक ना, जर बॅकग्राऊंड डिस्टर्बन्स आहे तर का बसलाय तिथे, बस किस वेगळं, एवढं बुद्धी नाही का तुम्हाला की जर ते डिस्टर्ब होत असेल तर जाऊन बसा ना वेगळीकडे। देखो एमआर इन मार्केट इज 30 इंटू इलास्टिसिटी इज 2 माइनस वन अपॉन 2, तो ये आया 15 का, 30 इंटू 5 माइनस वन अपॉन 5, ये आया कितना 24। तो अलग अलग मार्केट में अगर इलास्टिसिटीज अलग अलग है तो क्या मैं बोल सकता हूं एमआर भी वहां पे क्या होगा, अलग होगा। अब देखना, अ की प्रिंसिपल इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज दैट marginal revenue is higher in the market with more elastic demand and lower in the market with less elastic demand। मार्केट ए में इलास्टिसिटी 2 था इसलिए वहां पे एमआर 15 आया, मार्केट बी का इलास्टिसिटी 5 था इसलिए वहां पे एमआर ज्यादा आया। मतलब जितना ज्यादा इलास्टिसिटी उतना ज्यादा क्या रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा। एंड अ मोनोपोलिस्ट seeking to maximize the profit, it is beneficial to transfer the output from low elasticity market, that is market A, to high elasticity market, market B। मतलब वो क्या करेगा, वो मार्केट ए से प्रोडक्ट कहां पे बेचेगा, मार्केट बी में बेचेगा। मतलब जिस मार्केट में इलास्टिसिटी कम है वो उस मार्केट से प्रोडक्ट हटाएगा और उस मार्केट में बेचेगा जहां पे इलास्टिसिटी क्या है, ज्यादा है। सर ऐसा क्यों करता है, देखो मार्केट ए और मार्केट बी वो क्या कर रहे हैं, यहां पे एमआर लेस है और यहां पे एमआर क्या है, ज्यादा है। ही इज शिफ्टिंग हिज प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट ए टू मार्केट बी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर उसने मार्केट ए से मार्केट बी में प्रोडक्ट शिफ्ट किया तो प्लीज टेल मी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई मार्केट ए में क्या ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा या सप्लाई ज्यादा होगा। उसने क्या किया है, उसने प्रोडक्ट मार्केट ए से मार्केट बी में शिफ्ट किया है, तो मार्केट ए में बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई क्या ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा या सप्लाई ज्यादा होगा। देख अगर वो प्रोडक्ट शिफ्ट कर रहा है मार्केट ए से तो मार्केट ए का सप्लाई कम कर रहा है, तो मार्केट ए में डिमांड विल बी मोर देन सप्लाई। प्लीज टेल मी इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली इफ डिमांड इज मोर प्राइस विल इंक्रीज। अगर प्राइस बढ़ रहा है तब जाके हम बोल रहे कि वो मार्केट ए में ज्यादा प्राइस लगा सकता है। क्यों ज्यादा प्राइस लगा सकता है, बिकॉज अगर मार्केट ए का इलास्टिसिटी कम है
मार्केट ए का एमआर कम होगा। अगर मार्केट ए का एमआर कम है तो वो प्रोडक्ट मार्केट ए से मार्केट बी शिफ्ट करेगा। अगर उसने मार्केट ए से प्रोडक्ट शिफ्ट किया है तो मार्केट ए में सप्लाई गिरेगा। अगर मार्केट ए का सप्लाई गिरा है तो मार्केट ए में प्राइस विल इंक्रीज। और प्लीज टेल मी, अगर वो सप्लाई कर रहे हैं मार्केट बी में तो मार्केट बी में डिमांड और सप्लाई में क्या ज्यादा होगा? अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली लोअर, प्राइसेस विल फॉल। सर ये क्यों हो रहा है? ये पहली बात हो इसलिए रहा है बिकॉज दोनों मार्केट का एमआर क्या है? अलग अलग है। तो सर ये प्रोसेस कब जाके रुकेगा? ये तब जाके रुकेगा जब मार्केट ए और मार्केट बी दोनों का एमआर क्या हो जाएगा? सेम या इक्वल हो जाएगा। बोल। टीआर बढ़ेगा बट जिस रेट से बढ़ेगा वो गिरते जाएगा ना। देख, टीआर बढ़ेगा, दैट इज फॉर श्योर, बट व्हाट विल हैपन, तेरा जो क्वांटिटी है वो धीरे 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 क्या होगा? स्टेगनेट होना चालू हो जाएगा। तो इससे तू उस पॉइंट पे जाके रुकेगा जहां पे यू विल वेट कि मार्केट बी जो है उसका एमआर मार्केट ए के इक्वल आ जाए, या फिर मार्केट ए का एमआर मार्केट बी के इक्वल आ जाए। मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू स्टॉप व्हेन एमआर ऑफ बोथ मार्केट्स इज व्हाट? सेम। तो देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, एक सेकंड रुक जा, मेरे को कंप्लीट करने थे, ठीक है। फॉर अ मोनोपोलिस्ट seeking to maximize the profit, it is beneficial to transfer the output from the low elasticity market, that is market A, to a high elasticity market, market B. A से B कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से मार्केट से आउटपुट शिफ्ट होगा? आउटपुट उस मार्केट से शिफ्ट होगा जहां पे इलास्टिसिटी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ शिफ्टिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट फ्रॉम मार्केट ए, मतलब उसने क्या किया, मार्केट ए से एक आउटपुट उसने शिफ्ट किया। एक आउटपुट वो कितना रेवेन्यू कमा रहा था मार्जिनल बेसिस पे? 15। अब आप बोल रहे हो सर अगर उसने वो मार्केट बी में शिफ्ट किया तो अब 15 नहीं कमाएगा। हाँ नहीं कमाएगा, बट मार्केट बी में कितना कमा रहा है? 24 कमा रहा है। तो 15 कुर्बान कर रहा है बट 24 कमा रहा है ना, तो नेट बेनिफिट कितना हुआ है मार्केट टर्म्स में? 9 रुपए का नेट बेनिफिट हुआ। तो इसलिए शिफ्टिंग 1 यूनिट फ्रॉम मार्केट ए वेयर एमआर इज 15 to market B where MR is 24, the monopolist will lose 15 in market A but gain 24 in market B. तो उसका नेट गेन कितना होगा? 9 रुपीज। ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा when MR in both markets will be what? Equal. ठीक है। देखो, as more units are transferred, the price in market A will rise due to lower supply. क्या ये मैंने आपको लिखा है कि यहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड द प्राइस विल फॉल इन मार्केट बी ड्यू टू हायर सप्लाई। दिस चेंज रिफ्लेक्ट्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेयर डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड इन डिफरेंट मार्केट्स। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन काम करने के लिए इलास्टिसिटी को क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अगर इलास्टिसिटी अलग है, एमआर भी अलग होगा। डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा? जहां पे एमआर कम है वहां से प्रोडक्ट्स को उधर ट्रांसफर करो जहां पे एमआर ज्यादा है। तो व्हेनेवर क्वेश्चन आस्क्स यू कि जब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको केस दिखाया, अगर इस केस के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है, ये केस मैंने बनाया है, ऐसा सेम एग्जांपल इसमें नहीं है। किसमें? ना तो पास्ट पेपर में है, ना तो आपको कहीं ये आरटीपी एमटीपी में है। दिस इज फर्स्ट तो थे इन विच मार्केट विद द मोनोपोलिस्ट चार्ज हायर प्राइस। ए में ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा बिकॉज ए का इलास्टिसिटी लो है। द प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम थोड़ा यहां पे रहना ना। देखो, अगर मैं बोलूं इन द अबव केस इफ द इलास्टिसिटी वाज सेम इन बोथ मार्केट्स, जो आपके दो मार्केट है, दोनों ही मार्केट में इलास्टिसिटी अगर सेम है तो कौन सा ऑप्शन सही है चारों में से? विल चार्ज हायर फ्रॉम मार्केट ए, विल चार्ज हायर फ्रॉम मार्केट बी, विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कांट से। डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकता अगर इलास्टिसिटी क्या है? सेम है। इलास्टिसिटी अगर अलग है सिर्फ और सिर्फ तब जाके क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो देयरफॉर आपको ये 4 कंडीशंस याद रखने किसके? डिस्क्रिमिनेशन के। एंड ऑल्सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एआर दिया है और दो मार्केट्स का इलास्टिसिटी दिया है तो सबसे पहले आप एमआर कैसे निकालोगे और ये कैसे डिसाइड करोगे कि कहां पे प्राइस बढ़ाना है, कहां पे प्राइस कम करना है? देख, जहां पे तेरा एमआर कम है, यहां पे एमआर कम था, मतलब तो हर एक यूनिट पे सिर्फ एक्स्ट्रा 15 रुपए कमा पाएगा। अब तेरे को समझ रहा है कि यार यहाँ पे मैं सिर्फ एक्स्ट्रा 15 कमाऊंगा, वही दूसरे मार्केट में एक्स्ट्रा कितना कमा सकता हूँ? 24। तो तू क्या करेगा? इस मार्केट से इस मार्केट में प्रोडक्ट शिफ्ट करेगा। 15 रुपए का नुकसान है बट 24 रुपए का प्रॉफिट है, तो 9 रुपीज का तेरा नेट बेनिफिट होगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक इन दोनों का एमआर क्या ना हो जाए, सेम हो जाए, उतना ही है। हाँ,
मैं सेलर हूं ना बेटा, मैं तो कर सकता हूं ना। आर्बिट्राज कब नहीं होगा? आर्बिट्राज तब बोलते हैं जब बायर जो है फ्रॉम अ लो प्राइस मार्केट विल बाय एंड सेल इन हाई प्राइस मार्केट। ये कौन कर रहा है? तो सेलर ही कर रहा हूं ना मैं। जो आउटपुट ट्रांसफर करना है वो मैं ही कर रहा हूं, बायर किधर कर रहा है? दिक्कत वही है। तू मेरे को एक बात बता, तू मार्केट ए में प्राइस बढ़ाएगा कैसे? प्राइस तभी बढ़ेगा अगर डिमांड ज्यादा दिख रहा है बट सप्लाई ही नहीं है, तब जाके कस्टमर विल बी रेडी टू पे मोर ना। अब अगर तेरे को ये इंश्योर करना है कि डिमांड ज्यादा है, तुझे पर्पसफुली एक मार्केट में सप्लाई कम करना पड़ेगा, बिकॉज डिमांड तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में सप्लाई कंट्रोल करना है। तो ऑब्वियसली मार्केट ए का सप्लाई क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। ठीक है। हाँ हो, पण मला एक सांग, जर मोनोपोलिस्टला कळतंय की दुसरा कोण बायर आहे जो माझ्याकडनं सस्ता घेतोय आणि दुसरीकडे जास्त विकतोय, तर मोनोपोलिस्टला नुकसान नाही होणार का? डेफिनेटली होणार ना। हाँ बट धीरे धीरे बन जाएगा ना बेटा। अगर तू परसिस्टेंटली करते जाएगा तो धीरे धीरे बन जाएगा तू उसका कॉम्पिटिटर। चलो, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। एक बार इसके बस आपको ऑब्जेक्टिव समझ लेना चाहिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ये मोनोपोलिस्ट करता क्यों है। ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज व्हाट? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज करके आई विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरा, टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। देख, तुमको लगता है क्या कि मोनोपोलिस्ट इतना बेवकूफ रहेगा कि वो एक मार्केट में प्राइस कम चार्ज करेगा? नहीं। तो फिर वो कम चार्ज क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको वो माल ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? बेच डालना है। टू सेल ऑफ द सरप्लस स्टॉक, जो उसके पास एक्सेस स्टॉक बचा है वो उसको बेचना है। तो इसलिए ही इज डूइंग व्हाट? ही इज रिड्यूसिंग द प्राइस। ठीक है। हाँ, selling leftover or excess stock at lower price to avoid losses. This is the second objective of price discrimination. Third, to enjoy economies of scale. एक सोच लेना, अगर एक मोनोपोलिस्ट है, उसने अगर अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ाया तो हमने देखा था उसका कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? डिक्लाइन होगा। ठीक है। तो इसीलिए इफ ही इंक्रीजेस द सेल वॉल्यूम बाय लोअरिंग द प्राइसेस फॉर सम ग्रुप्स, उसका ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट अगर गिरता है तो इट इज नथिंग बट योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा, अगर आप अब्रॉड में लोअर प्राइस में माल बेच सकते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप आपका मार्केट डोमेस्टिक से फॉरेन शिफ्ट कर रहे हो। तो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज कैप्चरिंग फॉरेन मार्केट्स। एंड लास्ट, एंश्योरिंग इक्विटी इन प्राइसिंग। इक्विटी मतलब क्या? डिपेंडिंग ऑन द इनकम ग्रुप। जो लो इनकम ग्रुप है हम उनको लो प्राइस चार्ज करेंगे, जो हाई इनकम ग्रुप है उनको हम हाई प्राइस चार्ज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इक्वालिटी और इक्विटी इन प्राइसिंग। तो चार्जिंग लोअर प्राइसेस टू नीडी और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। डिसएडवांटेज मतलब जो इजीली वल्नरेबल है, जिनके पास इनकम इतना नहीं है उनको। तो इसलिए ये सारे पांचों ऑब्जेक्टिव्स, बस इतना वाला पोर्शन, अंदर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बट ये आपको याद रहना चाहिए बिकॉज पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए यू शुड बी एबल टू नो दीज पॉइंट्स। करू शकतो ना। तो व्हाट डू यू थिंक? रेशन रेशन क्यों होता है? फिर रेशन कार्ड किसे देते तेरे को? हाँ, तो तू गवर्नमेंट ओन्ड, गवर्नमेंट रन जो ये किराना वाले हैं उधर ही रेशन कार्ड चलता है ना। तो प्राइवेट किराने के पास जाके दिखा रेशन कार्ड तेरे को देता है क्या? वो चेक कर। कर सकता है ना यार, क्यों नहीं कर सकता? अब तू अगर किधर इतना जाकर रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं है, गुड्स दे करके, वो दे देगा तेरे को, डिस्काउंट डिस्काउंट दे देगा। नेक्स्ट वी गो टू द 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यस। हम्म। हम्म। मतलब उसने मिसकैलकुलेट किया, उसको लगा कि यहाँ पे अपन ज्यादा प्राइस से बेच सकते हैं, बट एक्चुअल में लोग क्या कर रहे हैं? निकल जा रहे हैं। तो फिर बहुत तेरा नुकसान है, कुछ नहीं कर सकता। अब वो नुकसान रिकवर करने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? तेरे को नया सेगमेंट ढूंढना पड़ेगा, या तेरे को तेरा प्राइस इतना कम करना पड़ेगा, इंश्योरिंग योर रिकवरिंग योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तब जाके तू एटलीस्ट क्वांटिटी पे खेल सकता है। अगर तेरे को लगा कि यार यहाँ पे मैंने प्राइस बढ़ाया तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो तू मैक्स क्या कर सकता है? प्राइस कम कर, बट इतना भी कम मत करके तेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है। प्राइस कम कर और ट्राई टू गेट मोर कस्टमर्स इन मोर क्वांटिटी, फिर तू प्रॉफिट जा सकता है। या तो सिंपली वो मार्केट छोड़ दे, दूसरा मार्केट पकड़। हाँ। हाँ बट देख, उसने डाउट क्या पूछा कि जो इनइलास्टिक मार्केट है, आपने सोचा वो इनइलास्टिक है तो आपने वहां पे प्राइस बढ़ाया, बट वो चल नहीं रहा है। तो दूसरा इनइलास्टिक मार्केट नहीं है मेरे पास, दूसरा इलास्टिक मार्केट है मेरे पास।
देखो 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 तरीके से हो सकते हैं। सिंपल, पहला क्वांटिटी देख के, दूसरा आदमी देख के, तीसरा कस्टमर सेगमेंट देख के। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पहले एमसीक्यू के लिए जो नाम इंपॉर्टेंट है आपके, पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग और परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दोनों ही आपके नाम एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए आपको ये दोनों नाम, पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग और परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां पे होता क्या मालूम है क्या, आपका इनकम कैपेसिटी देख के आपको प्राइस लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर और अ लॉयर चार्जिंग डिफरेंट कंसल्टेशन फीस to different patients based on their ability to pay. Depending on your ability to pay, depending on your income group, we will charge you different prices. The seller charges each individual customer the maximum price they are willing to pay. एक concept है, that concept is called as consumer surplus. याद है आपको ये concept क्या बोलता है? Consumer surplus, पहले फॉर्मूला लिख दो वहां पे, maximum price willing to pay, the maximum price which you are willing to pay minus price actually paid. Maximum price willing to pay minus price actually paid. आप कितना मैक्सिमम पे करने के लिए तैयार हो माइनस कितना आपको एक्चुअल में पे करना पड़ रहा है। एक 2 मिनट मैं ऐसे एक बोलता हूँ, मेरे को एक बार पढ़ाने देते फिर पूछ रहे डाउट, बिकॉज मैंने अब तक पूरा पढ़ाया नहीं है, बीच में डाउट पूछ रहा है मेरे को। एक बार मेरे को पूरा पढ़ाना देते फिर डाउट पूछना। कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमम प्राइस अ पर्सन इज विलिंग टू पे माइनस द प्राइस ही एक्चुअली पेज। रुक जा तेरा हंसी देख के मेरे को समझ गया तेरे को क्या पूछना है। शांत बैठ जा। मैक्सिमम प्राइस विलिंग टू पे इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। ये जो मैक्सिमम प्राइस है दिस इज डिपेंडेंट ऑन कंज्यूमर्स इनकम। तो लेट अस से मैं जो कंज्यूमर हूं, मैंने ये प्रोडक्ट है, मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट के लिए 10 रुपए से ज्यादा देना दूंगा नहीं मैं। द मैक्सिमम प्राइस विच आई एम विलिंग टू पे फॉर दिस प्रोडक्ट इज हाउ मच, 10 रुपीज। मैंने बोला कि मेरे को ये प्रोडक्ट 10 रुपए से ज्यादा वर्थ लगता नहीं है। अब मेरा इनकम इतना है जिससे मैं बोल सकता हूं कि आई एम रेडी टू पे मैक्सिमम हाउ मच, 10 रुपीज। जो सेलर है वो बोलता है यस तेरे को 10 रुपए ही पे करना है। क्यों? बिकॉज सेलर को मालूम है डिपेंडिंग ऑन द इनकम कैपेसिटी सेलर नोज द मैक्स प्राइस व्हिच आई कैन पे इज हाउ मच, 10 रुपीज। तो सेलर भी उतना ही प्राइस चार्ज करेगा। तो प्लीज टेल मी कंज्यूमर सरप्लस इन दिस फर्स्ट डिग्री विल ऑलवेज बी हाउ मच, ये हमेशा 0 होगा बिकॉज सेलर उतना ही चार्ज करेगा जितना मैं पे करने के लिए तैयार हूं। द प्राइस एक्चुअली पेड इज द प्राइस चार्ज बाय सेलर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैक्सिमम प्राइस विच आई एम विलिंग टू पे। तो इसीलिए ध्यान रखना इस मार्केट में आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, 0 होता है। प्राइजेस आर नेगोशिएटेड और पर्सनलाइज्ड पर कस्टमर। मैं कस्टमर को देखूंगा पहले, ये कस्टमर का मैक्सिमम इनकम कैपेसिटी क्या है। वही बोला मैंने कि अगर आप फटे पुराने कपड़े से जाते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको कम प्राइस चार्ज करेगा बिकॉज डॉक्टर को मालूम है कि हाउ मच प्राइस यू आर विलिंग टू पे माइनस हाउ मच प्राइस ही एक्चुअली चार्जेस यू। तो इसीलिए इन द फर्स्ट डिग्री द कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट, 0। आई होप तेरा अभी आंसर ये हो गया कि नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। बोल। हाँ। वो क्यों कम चार्ज करेगा बे? कंज्यूमर सरप्लस में वो उतना ही चार्ज करेगा जितना तू विलिंग टू पे है। इसे तो वो पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग है। अगर प्राइजेस आर नेगोशिएटेड पर कस्टमर। अब मेरे को एक सिंपल दे, ये जो सेकंड एग्जांपल है वो देख। कौन सा एग्जांपल ये? ऑक्शन सेल्स। मेरे को बता, तू ऑक्शन में अगर बोली लगा रहा है तो तू उतना विलिंग टू पे है। तो सेलर वो जो ऑक्शनर है वो 1 2 3 करता है। वो क्यों करता है? बिकॉज उसको मालूम है कि तू उतना पे करने के लिए तैयार है। तो दैट इज द मैक्सिमम प्राइस विलिंग टू पे। तुझे वही पे करना है जब वो फाइनल हैमर गिरता है तब। तो इसीलिए यहां पे समझना, यहां पे ऐसा कभी नहीं होगा कि इन दोनों में मिसमैच है। दे बोथ हैव टू मैच कंपल्सरीली। अबे वो अगर इक्वल टू लिख तो भी 0। कंज्यूमर सरप्लस का जनरल फॉर्मूला है बेटा, मैक्सिमम प्राइस विलिंग टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पेड। इसके लिए वो क्या है,
0 है। क्या? हाँ पूछते हैं, फर्स्ट डिग्री ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग और परफेक्ट प्राइस, या फिर कौन सा ऐसा डिग्री है जहां पे कंज्यूमर सरप्लस 0 है? ले सकता है। चलो लुक एट द नेक्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी बेस्ड प्राइसिंग। मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ मच क्वांटिटी यू परचेज, आपको प्राइस अलग अलग चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब आप मोबाइल पैक रिचार्ज करते हो तब 84 डेज, 56 डेज, इन हर एक अलग अलग डेज के लिए आपको अलग अलग प्राइस है। या फिर 1 GB पर डे, 1.5 GB पर डे, 2 GB पर डे, इनके अलग अलग प्राइस है। मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी यूटिलाइजेशन आपको अलग अलग प्राइस कोट किया जाता है। या फिर एक और देखो, अगर आप 1 किलो बिस्किट खरीदते हो 80 रुपए है, बट वही अगर आप 5 kg खरीदते हो तो कॉस्ट कितना लग रहा है आपको? 350। मतलब आपको 10 रुपए का डिस्काउंट मिला है हर इसके ऊपर। 10 रुपए का, समझा ना? नशीब। ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स फॉर अ कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बोलती है पहले 100 यूनिट 5 रुपए, अगले 100 यूनिट 6 रुपए, सो ऑन सो फॉर्थ। मतलब बेसिकली क्या, जैसे जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हो आपका यहाँ पे प्राइस क्या होता है? चेंज होता है। तो प्राइसेस वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी परचेज्ड और द लेवल ऑफ कंजम्पशन। यहां पे आइडेंटिटी ऑफ बायर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे सेलर ये नहीं दिखता कि आपका इनकम कितना है या फिर इनकम कैपेसिटी कितना है। सेलर ये दिखता है कि आप कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो। ठीक है, बोल। आ सकता है। पोस्टपेड का फर्क सिर्फ इतना है, तो यूज कर बाद में पे कर चलेगा, बट यूजेज तो हो रहा है तेरा, तो यूजेज के हिसाब से तेरे को प्राइस क्या जाएगा, मेड भी प्रीपेड मेड भी पोस्टपेड। वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए यहाँ पे देखना 100 रुपीज फॉर 1 GB, 150 फॉर 3 GB। अगर तूने यूजेज ज्यादा किया तो अभी तेरे को प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे वो, सिंपल। बोल। हम्म। कहाँ पे बोल रहा है तू मेरे को? डिस्काउंट कैसे आ रहा है? हम्म। बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी तेरा प्राइस चेंज हुआ है ना। तो अगर सिर्फ, तो क्या करेगा, तेरे पास दो चॉइस है। तू उसको बोल भाई एक साथ क्या कर, 5 किलो बिस्किट दे, तो तेरे को 350 चार्ज करेगा। तो हर एक दिन जा 1 1 किलो खरीद, कितना पे करना पड़ेगा तेरे को? 80 रुपए। तो 5 दिन में तो 400 पे कर रहा है और एक ही दिन में तो 350 पे कर रहा है। वाई? बिकॉज यू आर ऑर्डरिंग द सेम इन बल्क इन द सेकंड केस, बट फर्स्ट केस में तो क्या कर रहा है, अलग अलग दिन जाके पे कर रहा है। तो ये वही है कि अगर तूने क्वांटिटी ज्यादा खरीदा तो तुझे डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, लेवल ऑफ कंजम्पशन डिसाइड करेगा यहाँ पे। एंड द लास्ट डिग्री इज कॉल्ड एज ग्रुप प्राइसिंग और मार्केट सेगमेंट प्राइसिंग। मतलब क्या, तो तेरा पूरा मार्केट को डिवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। पहले नीचे एग्जांपल्स देख लेना। रेलवे टिकट्स है, जो आपके ट्रैवल टिकट्स होते हैं, दे आर द लोअर फेयर्स फॉर स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और डिसेबल्ड पर्सन। या फिर आप अगर देखोगे तो जो ये एमएसआरटीसी का जो ये होता है, बुकिंग होता है, वहां पे देयर इज अ योजना रन, महिला सम्मान योजना, वहां पे 50% डिस्काउंट इज गिवन टू फीमेल पैसेंजर्स। तो ये सब क्या है, दिस विल फॉल अंडर व्हाट, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे आप कुछ सेगमेंटिंग के बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट कर रहे हो। या फिर मूवी थिएटर्स की अगर बात करूं तो डिफरेंट टिकट प्राइसेस फॉर चिल्ड्रन, अडल्ट्स एंड स्टूडेंट्स। तो बेसिकली यू आर डूइंग व्हाट, आप यहाँ पे क्वांटिटी चेक नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे इनकम कैपेसिटी भी चेक नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे कुछ दूसरे मेट्रिक के ऊपर क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो आपके कस्टमर्स को। दिक्कत ये है टाइप ऑफ सीट्स में हम लोग नहीं बोल सकते प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्यों? बिकॉज जो नीचे वाली सीट्स होते हैं वहां पे सर्विस क्वालिटी अलग होगा, ऊपर वाली सीट्स में सर्विस क्वालिटी अलग होगा। तो इसलिए इफ यू लुक एट द क्वालिटी वाइज तो फिर वो अलग है। अगर क्वालिटी ही अलग है तो जाहिर सी बात है वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। समोर से देखेगा तो वाट लगेगी ना। हाँ, पहले ही फट जाएगी। देखो, the seller will divide his market into distinct consumer groups based on some criteria. It can be age, location, usage, anything.
ठीक है, तो आपका जो सेगमेंट है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। जैसे मैंने बोला रेलवे टिकट्स है, ट्रैवल इसमें, मूवी थिएटर्स में। दूसरा, अ कंपनी माइट सेल इट्स प्रोडक्ट फॉर 100 रुपीज इन इंडिया बट माइट एक्सपोर्ट द सेम टू अफ्रीका एट 60 रुपीज। सर क्यों कम प्राइस पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है? टू डंप सरप्लस स्टॉक। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये एडोब या जो माइक्रोसॉफ्ट के आपके लाइसेंसेस है, या फिर वेरी सिंपल, अगर जब कोई एप्पल का प्रोडक्ट खरीदा जाता है वहां पे यू कैन क्लेम स्टूडेंट डिस्काउंट। अगर हुआ क्या था मेरे साथ मालूम है क्या, जब मैं ये आईपैड परचेस करने गया था तब मेरा ये कंप्लीट हो चुका था, क्या सीए कंप्लीट हो चुका था, बट उसने बोला कि स्टूडेंट डिस्काउंट है इतना करके। बोला ओके स्टूडेंट डिस्काउंट है, तो मैंने मेरा ये दिखाया था, कौन सा, आईसीआई का ना एक ये होता है स्टूडेंट आईडी होता है, उस स्टूडेंट आईडी पे नसीब वैलिडिटी नहीं लिखा होता है, बिकॉज आईसीआई को भी मालूम है कितने अटेम्प्ट लग सकते हैं क्या मालूम, तो इसलिए क्या होता है वहां पे वैलिडिटी पीरियड नहीं होता है, वहां पे बस आई कार्ड होता है, वो आई कार्ड मैंने दिखाया और उसने स्टूडेंट डिस्काउंट दे दिया। बट एक चीज मैं आपको बोलता हूं, स्टूडेंट डिस्काउंट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। दूसरा इफेक्टिव, अगर आप बिजनेस हो तो बिजनेस कैन क्लेम 18% जीएसटी ऑन द प्रोडक्ट, बट अगर आप बिजनेस हो तो आप स्टूडेंट नहीं हो सकते, तो आप दोनों चीज एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो, सो देयर आर सम कंपनीज हु ऑफर स्टूडेंट डिस्काउंट, हु ऑफर बिजनेस डिस्काउंट, ऐसे, तो दैट ऑल कम्स अंडर व्हाट, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर से पहला डिग्री पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग, औकात के हिसाब से आपको प्राइस लगाया जाएगा। सेकेंड डिग्री क्वांटिटी के हिसाब से, और थर्ड डिग्री इट इज डिपेंडेंट ऑन सम डिफरेंट मेट्रिक। बोल, आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। देख, सर्विस क्या बढ़ेगा, तेरे क्रेडिट कार्ड कुछ पॉइंट्स ऐड आ जाएंगे, वो पॉइंट्स रिडीम कर सकता है, वो क्रेडिट कार्ड का अलग सर्विस है। बट तू जब आईपैड खरीदने जा रहा है, तेरा मेन प्रोडक्ट आईपैड है, तो उसमें तो डिस्काउंट मिल रहा है ना, उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। बोल, मार्केट सेगमेंटेशन में नहीं, मैं बोल रहा हूं क्या कि पहला इनकम देखता है, दूसरा क्वांटिटी देखता है। यहां पे इनकम और क्वांटिटी छोड़ के अगर कोई दूसरे मेट्रिक पे तो डिवाइड कर रहा है तो थर्ड डिग्री में जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बता, एक लड़की है, ठीक है, एकदम फैन बैठ रहे, एकदम हाई फाई मस्त गाड़ी वाड़ी में घूमती है, फिर भी जब उसने एमएसआरटीसी का बुकिंग किया उसको डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस इनकम की वजह से, क्वांटिटी की वजह से, किसकी वजह से? देखो, come down to the last point in price discrimination, determination of equilibrium। जब एक मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वहां पे इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड किया जाता है देख लेना। देयर आर 3 क्वेश्चंस व्हिच नीड्स टू बी आंसर्ड। फर्स्ट, हाउ मच आउटपुट शुड अ मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, अब आउटपुट प्रोड्यूस तो हो चुका है, जो आपके सब मार्केट्स है उनमें डिवाइड कैसे करोगे, मतलब कौन से मार्केट में कितना आउटपुट बेचोगे, और तीसरा कौन से आउटपुट में कितना प्राइस चार्ज करोगे। 3 डिसीजंस यू हैव टू टेक। कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, जो प्रोडक्शन हुआ है वो दूसरे मार्केट्स में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करूं, और 2 मार्केट्स में कितना प्राइस चार्ज करूं। दीज 3 डिसीजंस यू हैव टू टेक ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन अचीव इक्विलिब्रियम। देखो, सबसे पहले देयर आर 2 मार्केट्स, मार्केट ए और मार्केट बी। दोनों ही मार्केट का ये एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गया, ठीक है, एंड दिस इज अ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। मतलब ये तो मैं डिसाइड करूंगा कि मार्केट ए में इतना इतना एआर है, इतना इतना एमआर है। अब मैं करूंगा, मैं इन दोनों मार्केट्स को ऐड करूंगा, ऐड किया तो मुझे लेट्स से ये जो है तीसरा, ये दोनों मार्केट्स का मिला के है। दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये किंक इस वजह से आया यहां पे, बिकॉज अगर आप देखोगे यहां पे फिगर्स कुछ और रहेंगे, यहां पे फिगर्स कुछ और रहेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपका स्लोप हमेशा कांस्टेंट हो, इट कैन बी अ बिट ऑफ चेंज। तो इसलिए यहां पे वो जो किंक आ रहा है, दैट किंक इज बिकॉज मैं दोनों ग्राफ को कंबाइन कर रहा हूं। नहीं, डिक्रीज ही है, बिकॉज तू कुछ भी कर यहां पे हमेशा डिक्रीज ही आएगा, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू कर्व है ना, हमेशा डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा ही नहीं कभी भी। नहीं रे पागल है क्या, ऐसे नहीं होगा। क्यों होगा ऐसे? देखो, फर्स्ट मैंने क्या, मैंने दोनों मार्केट्स का रेवेन्यू ऐड किया, दोनों मार्केट्स का एमआर ऐड किया। अब प्लीज टेल मी, जस्ट बिकॉज यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइस, विल योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बी ऑल्सो डिफरेंट? आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, क्या आपका कॉस्ट भी अलग होगा क्या?
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग क्यों होगा, आपने प्रोडक्शन ऑलरेडी कर लिया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन द सेम। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मेरा टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितना है, दिस बिकेम माय मार्जिनल कॉस्ट। अगर आप देखोगे मैंने एमसी यहां पे बनाया नहीं है, क्यों, बिकॉज हर एक मार्केट का अलग मार्जिनल कॉस्ट नहीं होता, मार्जिनल कॉस्ट इज सेम। तो ये टोटल एआर, ये टोटल एमआर एंड दिस इज टोटल मार्जिनल कॉस्ट। प्लीज टेल मी कि यहां पे एमआर एमसी इक्वल है। At this point, MR and MC are equal and therefore this is the point of what? Equilibrium. तो मैंने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, हाउ मच टोटल आउटपुट शुड ही प्रोड्यूस। मैंने बोला कि OM जो है दिस इज द टोटल आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड। लिखो वहां पे OM के नीचे टोटल आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड, टोटल आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड। जो आपका पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि डिपेंडिंग टोटल एआर कितना है, टोटल एमआर कितना है, फिर एमआर एमसी इक्वल करूंगा, जहां पे इक्विलिब्रियम होगा उतना क्वांटिटी, ओएम क्वांटिटी इज द टोटल आउटपुट विच आई विल प्रोड्यूस। तीसरे ग्राफ में, तीसरा नहीं एडिशन है, दोनों का गलती हो गया मेरा। ये मार्केट ए प्लस मार्केट बी का है। E2 और E1 रुक जा, आएगा वो E2 E1 आएगा, 2 सेकंड रुक जा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिसाइड किया कि मुझे OM जितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। अब बारी आई कि दोनों मार्केट में कितना कितना बेचूं। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला टोटल इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश कर लिया, अब दोनों मार्केट्स में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है। तो व्हाट आई डू, ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है उसको मैं ट्रेस बैक करूंगा। आई विल ट्रेस दिस बैक टू मार्केट बी, आई विल ट्रेस दिस बैक टू मार्केट ए। मतलब मैंने क्या किया, जो इक्विलिब्रियम यहां पे आया है मैंने जस्ट उसको क्या किया, ट्रेस बैक किया। अब ट्रेस बैक करके मुझे ये समझा कि यहां पे एमआर एमसी इक्वल है। अगर देखोगे दिस इज व्हाट एमआर, तो अगर एमसी कर्व आना भी है, एमसी कर्व ऐसे आएगा, ठीक है। ये मार्केट ए का एमसी हो गया, ये मार्केट बी का एमसी हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने दोनों मार्केट्स में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया। सर ये क्यों एस्टैब्लिश किया आपने इक्विलिब्रियम, सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था, आउटपुट प्रोड्यूस तो किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करूंगा कि जो ओएम प्रोड्यूस हुआ है मार्केट ए में इतना बिकेगा, मार्केट बी में इतना बिकेगा। अब आप में से कोई पूछ सकता है सर ओएम तो इत्तू सा है, ये इत्तू सा ओएम अब दोनों मार्केट में कैसे बिक रहे हो। अंडरस्टैंड करना, ग्राफ का स्केलिंग होता है। अगर मैं बोलूं कि ये 0 है और ये 50 है, लेट अस से फॉर अंडरस्टैंडिंग में बोलता हूं ये 0 है और ये 20 है, ये 0 है और ये 30 है, ऐसे बिका है वो। ग्राफ का स्केलिंग अलग अलग हो सकता है, डोंट जस्ट कंपेयर द लेंथ, सी स्केलिंग कितना है। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, मैंने टोटल मार्जिनल कॉस्ट और टोटल मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट कराया टू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस्ड। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, ये पॉइंट को वापस ट्रेस बैक किया, जिससे मैंने यहां पे एमआरएमसी इक्वल किया, यहां पे एमआरएमसी इक्वल किया और ये डिसाइड किया कि दोनों मार्केट में आउटपुट कितना बिकना चाहिए। अब तीसरा, ये पॉइंट अगर इतना आउटपुट बिक रहा है तो प्राइस के लिए मैं करूंगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा और बोलूंगा कि मार्केट ए में इतना प्राइस चार्ज होगा, और इसके लिए भी सेम ऊपर लेके जाऊंगा और बोलूंगा मार्केट बी में इतना प्राइस चार्ज होगा। दैट इज द थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच प्राइस शुड बी कोटेड इन डिफरेंट मार्केट्स। तो फॉर इक्विलिब्रियम टू डिसाइड, फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको दोनों मार्केट का एमआर एआर डिसाइड करना है, दोनों मार्केट को कंबाइन करना है और टोटल लेके आना है। टोटल एआर है आपके पास ग्राफ 3 में, टोटल एमआर आपके पास है, अब आपको टोटल एमसी लाना है बीच में, जहां पे एमआर एमसी इक्वल होगा टोटल बेसिस पे, दैट विल बी योर टोटल प्रोडक्शन। तो ये आपका पहला सवाल आ गया, हाउ मच टोटल आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस्ड। फिर आप क्या करोगे, जहां पे इक्विलिब्रियम है दैट यू विल ट्रेस बैक, और ट्रेस बैक करके आप मार्केट ए का कितना है निकालोगे, मार्केट बी का कितना निकालोगे। तो यहां पे इक्विलिब्रियम आता है मार्केट बी का, यहां पे इक्विलिब्रियम आता है मार्केट ए का। दिस इज द आउटपुट इन मार्केट बी, दिस इज द आउटपुट इन मार्केट ए। ऐसे आपने क्या किया, दोनों मार्केट में आउटपुट डिवाइड किया। अब आउटपुट डिवाइड होने के बाद आपको अगर प्राइस चेक कर रहे हैं तो हमने क्या बोला कि जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे प्राइस सेट करने के लिए आप ये पॉइंट ऊपर लेके जाओ और एआर तक कनेक्ट करो, यहां पे भी ऊपर लेके जाओ और एआर तक कनेक्ट करना। OP1 is the price in market A, OP2 is the price in market B. तो ऐसे करके your monopolist decides how much price should be
एस्टैब्लिश्ड। अब इसमें से आपको एमसीक्यू के लिए क्या आएगा, एमसीक्यू के लिए ये आएगा कि जस्ट अ सेकेंड, लिखो यहां पे व्हाट क्वेश्चन विल कम इन एमसीक्यू इज, राइट डाउन इक्विलिब्रियम, equilibrium is established, equilibrium is established when write down marginal revenue of market A is equal to marginal revenue of market B is equals to average marginal cost। AMC का मीनिंग लिखो आप पे एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, जहां पे मार्केट ए का एमआर मार्केट बी का एमआर दोनों इक्वल है टू व्हाट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। रुक जा, तू लिख पहले बोल। ट्रेस क्या तो हाँ, यहां पे इस पॉइंट पे एम आर ऑफ मार्केट ए इज एम आर ऑफ मार्केट बी इक्वल टू एएमसी। हाँ मेरे को एक सिंपल आंसर दे, मैंने क्वांटिटी का वैल्यू अलग बोला है, मैंने इसका वैल्यू अलग बोला क्या तेरे को? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं और यहाँ पे किंक आ रहा है, मतलब क्या, इधर जो स्केलिंग है, इधर जो स्केलिंग है, वही स्केलिंग यहाँ पे भी है ना। इसी तरह पे किंक आ रहा है तो किंक नहीं आता। अगर मैंने स्केलिंग इसका भी स्केलिंग अलग अलग किया रहता तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आता। वाई एक्सिस के स्केलिंग में डिफरेंस नहीं है, इट इज ओनली एन एक्स एक्सिस का डिफरेंस। लिखा? अब ये क्वेश्चन देखना, द प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MR of market is equal to MC, MR of A equal to MR of B equal to AMC, MR of B equal to MC, MC of A is equal to MC of B equal to MR of A। क्या लिखा है आपने अभी अभी MCQ के लिए? MR of A equal to MR of B equal to average marginal cost। तो यहां पे इक्विलिब्रियम होने के लिए आपको देखना है कि क्या ये तीनों चीजें इक्वल है। अगर इक्वल है तो देन योर monopolist will be at equilibrium। एवरेज एग्रीगेट तो कुछ भी बोल सकता है, मीनिंग रिमेन्स द सेम। हाँ, यहाँ पे एवरेज मतलब तेरे को बाय टू करना पड़ेगा, एग्रीगेट बोल सकता है, बट वर्ड्स जो यहाँ पे यूज किया है मॉड्यूल में, द मॉड्यूल में वर्ड्स यूज इज एवरेज, है वो एग्रीगेट एक्चुअल में। ठीक है, so this is as far as your monopoly is concerned। we go to the next market type, that is monopolistic competition। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मोनोपोली। जो आपने ग्राफ टाइप्स देखे हैं वो मोनोपोली जैसे ही है। अगर मैं आपको ग्राफ टाइप्स दिखाऊं तो द सेम ग्राफ यू हैव सीन वेयर इन मोनोपोली। तो सर फर्क क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में, बता सकता है कोई? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में फर्क क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट रहते हैं। वेरी गुड। फ्यू सेलर्स होते हैं। मोनोपोली में तो एक ही होता है ना, परफेक्ट कंपटीशन से कम रहते हैं बट लार्ज रहते हैं। ठीक है, 10 to 50। ओके, देखो सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बट प्लीज उसके बाजू में लिख देना बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखते हो ऑफ योर सोप्स, ये जो सारे मैंने आपको यहाँ पे ब्रांड्स दिए, प्लीज टेल मी ये सारे ब्रांड्स में क्या कुछ ना कुछ अलग है क्या?
शेप पे गया है, किसी का स्मेल अलग अलग आता है, ठीक है, या फिर लेट अस से क्या और क्या अलग होता है, नाम अलग है, नाम तो अलग है ना बे। देखो, बट क्या आप सब नहाने के लिए वापरते हो क्या? दे आर सिमिलर इन फंक्शन बट ईच ब्रांड डिफरेंशिएट्स इटसेल्फ थ्रू यूनिक क्वालिटीज। लक्स बीइंग अ ब्यूटी सोप, लिरिल फोकसमन, मैंने नहीं लिखा है, बुक का है, डेटॉल ऑन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, डव ऑन स्किन केयर वगैरह वगैरह। मतलब क्या, हर एक प्रोडक्ट जो है वो उसका एंड फंक्शन सेम है बट फिर भी देयर इज समथिंग डिफरेंट इन द प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्लीज अंडरस्टैंड करना, यहां पे इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। देखो यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यहां पे लिखना आप एक पॉइंट, द प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट नहीं, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। वाई आर दे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स? बिकॉज हर एक प्रोडक्ट में देर इज समथिंग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। अब वो डिफरेंशिएटिंग आपके साइज के ऊपर हो सकता है, शेप के ऊपर हो सकता है, या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हो सकता है, स्पेसिफिक किसी के ऊपर भी हो सकता है वो। हाँ, प्राइसिंग के ऊपर नहीं बोल सकते। पैकेजिंग, ब्रांडिंग, या फिर जिस इसमें आता है वो, फॉर एग्जांपल जो आउटसाइड उसका पैकेजिंग है वो अलग अलग रह सकता है। इट कैन बी एनीथिंग टू एनीथिंग। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में द सेलर्स ऑफर सिमिलर बट नॉट द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट। मैंने इसलिए बोला दे आर क्लोज एंड नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। The differentiation is on the basis of size, color, features, packaging, branding, etc. They are close but not perfect substitutes, ठीक है। तो इसलिए यहां पे, बट एक चीज है, यहां पे अपन एक पॉइंट देखते हैं कि ये जो सेलर्स है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर्स है, प्लीज टेल मी, ये सेलर्स प्राइस टेकर्स होते हैं या प्राइस मेकर्स होते हैं? टेकर के मेकर 12th में सीखा आपने ये? वेरी गुड, भूल जाओ, दे आर प्राइज मेकर्स। मोनोपोलिस्टिक, एक मिनट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं ये प्राइस मेकर्स होते हैं, प्राइस टेकर्स नहीं। ये प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। क्यों डिसाइड कर सकते हैं? अरे दे हैव समथिंग यूनिक टू ऑफर ना। प्राइस टेकर्स कब होंगे? जब दो प्रोडक्ट एंटायरली क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। टेल मी वन थिंग, लक्स का सोप और डेटॉल का सोप प्राइस अलग है कि सेम है? अलग है, बट फिर भी अ पर्सन हु इज अकस्टम्ड टू यूज डेटॉल का सोप वो डेटॉल का ही सोप वापरेगा, जो लक्स का सोप वापरता है वो लक्स का ही सोप वापरेगा। क्यों? बिकॉज यहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कस्टमर और ब्रांड लॉयल्टी। तो इसीलिए ब्रांड लॉयल्टी या कस्टमर लॉयल्टी होता है, इसीलिए यहां पे सेलर्स प्राइस मेकर है। सेलर डिसाइड कर सकते हैं वो कितना प्राइस चार्ज करेंगे, जितना इंडस्ट्री ने बोला है उतना उनको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, सेलर्स हियर आर प्राइस मेकर्स एंड नॉट प्राइस टेकर्स। प्लीज एग्जाम में मत लिख के आना। परफेक्ट कंपटीशन छोड़ के बाकी सारे कंपटीशन में प्राइस मेकर्स होते हैं। हाँ, लॉयल्टी प्रेफरेंस यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली वर्ड्स। हाँ, नेशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर, वेरी गुड, इट्स ओके। देखो, तो सप्लायर कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स। सप्लायर क्या कर सकता है? प्राइस बढ़ा सकता है। द कस्टमर्स हु आर लॉयल टू हिम विल स्टे बट द अदर्स विल लीव, ठीक है। तो लॉयल्टी इज इंपॉर्टेंट, ब्रांड लॉयल्टी। बायर्स, हाँ ऑब्वियसली। तो प्लीज, सेलर्स आर प्राइस मेकर्स। टेकर लिख के आओ ना, मारेगा ना तुमको। अगेन यहां पे सेम फीचर जो परफेक्ट कंपटीशन में था, देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? नॉन प्राइस कंपटीशन, हम प्राइस के ऊपर नहीं खेलेंगे, हम प्राइस छोड़ के दूसरे फैक्टर्स पे खेलेंगे। हम पैकेजिंग के ऊपर खेलेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा पैकेजिंग में आता है, या फिर वी विल गिव एंडोर्समेंट्स टू द ब्रांड
या फिर ब्रांड एंडोर्समेंट क्या सेलिब्रिटी को दे देंगे कि भाई ये एडवर्टाइज कर, वो एडवर्टाइज कर, ये सब। तो देखो, फर्म्स compete थ्रू एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड आफ्टर सेल सर्विस इंस्टेड ऑफ प्राइस कट्स। मतलब हम ये नहीं करेंगे मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, विल नॉट डू दिस कि हम प्राइस क्या करेंगे, गिराते जाएंगे गिराते जाएंगे गिराते जाएंगे, नहीं, अपना ही नुकसान है वो। तो मार्केट में सर्वाइव कैसे करेंगे, ये बाकी चीजें से सर्वाइव करेंगे, नॉन प्राइस फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, ठीक है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस थिंग, कौन सा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये याद रख के जाना। और प्लीज सेलर्स को प्राइस मेकर लिख के आना, टेकर नहीं। टेकर एक ही है, कौन, परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोल, इट्स ओके। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर तुमको मार्केट में सर्वाइव करना है, कंपटीशन करना है, तो यू कैन नॉट compete विद अदर्स ऑन द बेस ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस। नहीं, मैं उससे प्राइस कम चार्ज करूंगा तो मैं सर्वाइव करूंगा, नहीं। अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो तुझे एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। तेरे को लेट अस से किसी सेलिब्रिटी को ये हायर करना, बोलेगा भाई मेरा प्रोडक्ट को ये कर, क्या बेच मार्केट में, तो एडवर्टाइज कर मेरे प्रोडक्ट का। या फिर दूसरा, मैं पैकेजिंग ब्रांडिंग इतना अच्छा करूं कि प्रोडक्ट शुड लुक सो अट्रैक्टिव, देख के कि अरे इतना बड़ा ब्रांड, ये पैकेजिंग है तो अंदर का प्रोडक्ट भी कमाल का होगा। तो ऐसे अलग अलग बेसिस के ऊपर मुझे कंपटीशन करना है, प्राइस के ऊपर नहीं करना है। मतलब आई नॉट कंटिन्यूसली गो ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस, बिकॉज मैं प्राइस गिराते जाऊंगा तो एक हद आएगा जहां पे मैं नुकसान में चला जाऊंगा। तो इसीलिए बोल। हाँ, लेके आ सकता है, चलेगा। वो सब इसमें आ गया ना बेटा, वो सब इसमें आ गया कि तू तू कैसे तेरा प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना रहे दूसरे कस्टमर्स के लिए। हाँ, होता कुछ नहीं है ऐसा। वो तू मेरे को एक बात बता, अगर तुम वो जो कुरकुरे लेस का पैकेट आता है वहां पे लिखा होता है इतना इतना एक्स्ट्रा है करके, तो तुम लिटरली चेक करते हैं क्या मेजरिंग स्केल पे एक्चुअल में एक्स्ट्रा है कि नहीं है? लिखने में क्या आता है? अवश्य करतो का? कोण म्हटलं, तू म्हटलंस का? नाही रे, वेळा आहेस. देखो, इफ आई टॉक अबाउट फीचर्स एंड ऑल, इतना ही था। अब ये जो पोर्शन है, दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी डन इन मोनोपोली। अगर आप देखोगे ग्राफ भी कैसे है, ये ए आर है और ये एम आर है। एब नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 80 से ए आर के नीचे करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, एम आर इक्वल टू एम सी, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एग्जैक्टली ग्राफ जो है वो सिमिलर है, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग द ग्राफ्स अगेन। बट एक चीज जरूर लिखना है यहां पे, अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, और यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। नीचे आपको शॉर्ट टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ नहीं मिलेगा। फिर से सुन लेना, यहां पे जो ग्राफ है, यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लाया मैंने, यहां पे मैंने सिर्फ एबनॉर्मल और लॉस डाला है। बट अंडरस्टैंड करना, यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। इन शॉर्ट रन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और इट में इवन इनकर लॉसेस। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में तीनों पॉसिबल थे, यहां पे भी तीनों पॉसिबल है। बोल बोल। हाँ, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली दो ही चलता है, मोनोपोली भी चलता है, बट मेजरली जो चलते हैं मार्केट, इट इज मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक से भी ज्यादा ओलिगोपोली चलते हैं। बिकॉज सी, मैं देखो फिर से वही बोल रहा हूँ कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो तो लास्ट डिफाइन करता है ना, वो लास्ट डिफाइन करने के लिए तो बोलता है 10 से 50। बट मैं बता, बहुत सारे कम ऐसे ब्रांड्स हैं। अब मैं अगर तेरे को बोलूं फर्स्ट कि तू बता मेरे को कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जो, ऑटोमोबाइल्स में कितने ब्रांड है बोल मेरे को, तू लिस्ट कर सकता है। बट जो सिलेक्टिव ब्रांड्स है, जो एक्चुअल में पूरा मार्केट शेयर खाके बैठे, 99% मार्केट शेयर खाके बैठे, वो सिलेक्टिव है, सब लोग नहीं है। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड में जो न्यू ट्रेड थ्योरी था, वहां पे एक लाइन था कि मोस्ट ऑफ द मार्केट्स इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड आर ओलिगोपोलिस्टिक। तो इसीलिए, हाँ मतलब वही बोला ना, बट डिपेंड होता है कस्टमर के ऊपर ना, कि कितना मार्केट शेयर वो लेके बैठे हैं। सेलर्स जो है वो कितना कस्टमर का शेयर लेके बैठे हैं। अब अगर तू कल को तेरा नया चालू करेगा हाशिर सूप्स करके, खरीदेगा नहीं कोई भी।
लेक्चर के बाद बोलता हूँ। सुनो, अब बीच में कोई तो वो एक्ट्रेस भी थी हॉलीवुड की, उसका भी कुछ तो सोप निकला था, लिया क्या वो लोगों ने? तुम लोग ले सकते हो, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है। शांत रहो, बस शांत हो जाओ प्लीज, साइलेंस प्लीज। सुनो, शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, शांत जाओ प्लीज। शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, और इट माइट इवन इनकर लॉसेस। अब अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन की, अंडरस्टैंड करना, इफ एट अबाउट लॉन्ग रन, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब होगा? एम आर इक्वल टू एम सी, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर प्राइस डिसाइड करना है तो आपको ये एक्सटेंड करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यहां पे दिस इज पॉइंट ए, ये ओपी करके आपका प्राइस हुआ, ठीक है। तो दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओक्यू। हम बात कर रहे किसकी? वाई नॉर्मल प्रॉफिट ओनली? बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। शॉर्ट रन में तीनों पॉसिबल थे, लॉन्ग रन में सिर्फ क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। बट इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है, अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट होने के लिए एआर और एटीसी इक्वल चाहिए क्या? एआर है मेरे पास, तो एटीसी ऐसे बनाना पड़ेगा जो बराबर एआर को क्या हो, टच हो। मतलब कहना है से दिस विल बी माय एटीसी। अबे यार उतरिया, अबे यार छोड़। दिस इज द पॉइंट वेयर AR इक्वल टू व्हाट? ATC। बट सर ATC का मिनिमम पॉइंट तो ये है, व्हाट इज दिस? शांत जाओ प्लीज, शांत हो जाओ यार। दिस इज मिनिमम पॉइंट ऑफ ATC, बट प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? व्हाट इज दिस डिफरेंस? वेरी गुड। तो अंडरस्टैंड करना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी क्या होगा आपका? एक्सेस कैपेसिटी होगा। कमाओगे आप कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल, बट विथ एक्सेस कैपेसिटी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है एक्सेस कैपेसिटी का टर्म? प्लीज टेल मी, परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में क्या क्या होता था पॉसिबल? परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में क्या क्या पॉसिबल थे? एबनॉर्मल, नॉर्मल और लॉस। लॉन्ग रन में क्या पॉसिबल था? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल। और प्रोडक्शन कहां पे हो रहा था परफेक्ट कंपटीशन में? इट वाज ऑन द मिनिमम पॉइंट ऑफ एटीसी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट टर्म में क्या पॉसिबल है? एबनॉर्मल, नॉर्मल और लॉस। लॉन्ग रन में क्या है? बट प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? एक मिनिमम पॉइंट पे नहीं हो रहा है, मिनिमम पॉइंट से पहले हो रहा है, मतलब यहां पे एक्सेस कैपेसिटी रहता है। तो एक क्वेश्चन था कि द डिफरेंस बिटवीन perfect competition long run and monopolistic competition long run is what? Both will earn normal profit, but in monopolistic competition there will be excess capacity. तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहां पे आप कमाते नॉर्मल प्रॉफिट, बट यहां पे क्या रहेगा? एक्सेस कैपेसिटी रहेगा। अब होपफुली यहां पे जो ग्राफ है वो बराबर है, हाँ यहां का ग्राफ बराबर है। और अब देखोगे दिस इज द मिनिमम पॉइंट, बट प्रोडक्शन इज हैपनिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है। ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस आपका एक्सेस कैपेसिटी है। तो इन द लॉन्ग रन प्लीज रिमेंबर द फर्म विल हैव एक्सेस कैपेसिटी, बट इट विल अर्न ओनली विच प्रॉफिट्स? नॉर्मल प्रॉफिट्स। लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट। देख मिनिमम पे अगेन इसलिए नहीं हो रहा है, सी तो प्राइस मेकर है, तो प्राइस सेट कर सकता है कुछ भी तेरी मर्जी से, तो ऑब्वियसली विल प्ले ऑन प्राइस ना, आई टू प्ले ऑन कॉस्ट। नॉर्मल में क्यों मिनिमम पे हो रहा था? बिकॉज प्राइस तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में क्या है? या तो कॉस्ट कम से कम लेके जाए तो क्वांटिटी ज्यादा बेच, तो कॉस्ट कम कर रहा था और क्वांटिटी ज्यादा बेच रहा था। बट यहां पे तेरे हाथ में प्राइस कंट्रोल करना है,
तो इफ यूर अ प्राइस मेकर, व्हाई टू प्रोड्यूस द लोएस्ट पॉइंट, तेरे हिसाब से प्रोड्यूस करना है, जैसे वो करना है. सेम लॉजिक इन मोनोपोली. हाँ नहीं, हाँ करेक्ट. देख मिनिमम पॉइंट पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, बट प्रॉब्लम यह है तू ओवर स्टॉकिंग कर सकता है ना. तेरे को अगर एलएससी से तेरे को अगर नीचे 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 तक पहुंचना है तो तेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. इकोनॉमी ऑफ स्केल कब होंगे, जब तू प्रोडक्शन बढ़ाएगा तब जाकर तेरा कॉस्ट क्या होगा, गिरते जाएगा. बट दिक्कत है, तो प्रोडक्शन करके तो रख दिया है, बेचेगा कैसे. ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए ना, एक्सेस स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए तेरे पास. तो इसीलिए विल स्टॉप एट दिस पॉइंट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पॉइंट एक्स. वो होगा मोनोपोली के, सॉरी परफेक्ट कंपटीशन के केस में, सिर्फ उधर. हाँ चलो लेट मी शो दैट क्वेश्चन ऑन लॉन्ग रन. ये एक सेकंड रुक जाना. देखो एक चीज चेक करना, लुक एट क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज वंस. देखना ये क्वेश्चन, द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटकम्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन आर सिमिलर. लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो आउटकम होता है, आउटकम मतलब क्या, नॉर्मल प्रॉफिट होता है दोनों केसेस में. दे आर सिमिलर बिकॉज इन बोथ मार्केट स्ट्रक्चर्स द एफिशिएंट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड, firms will be producing at minimum average cost, firms will earn normal profit, firms realize all economies of scale. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में आउटकम सिमिलर है. ये आउटकम जो सिमिलर है, एग्जैक्टली क्या सिमिलर है इसमें, चार ऑप्शंस में से पढ़ो फिर से क्वेश्चन. The long run equilibrium outcomes in monopolistic competition and perfect competition are similar because in both market structures, what of the four things happen? अच्छा पहले, क्या दोनों ही मार्केट में एफिशिएंट आउटपुट होता है क्या, प्लीज टेल मी. इन बोथ मार्केट्स इज देयर एफिशिएंट और व्हाट. एफिशिएंट कब होगा, जब प्रोडक्शन मिनिमम पॉइंट पे होगा तब एफिशिएंट होगा. देख परफेक्ट कंपटीशन में एफिशिएंट है, बट यहां पे एफिशिएंट है क्या, नहीं. तो पहला ऑप्शन गया. द फर्म्स विल प्रोड्यूसिंग एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट, ये मिनिमम पे करेगा बट ये मिनिमम पे करेगा नहीं. बोथ अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, सही है कि गलत है. एंड लास्ट, फर्म्स रियलाइज ऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. देख ये पॉइंट है, अगर तू इस पॉइंट को रीच कर रहा है तो यू आर रियलाइजिंग और यू आर यूटिलाइजिंग ऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. रियलाइजिंग मतलब क्या, तू कब तक इकोनॉमीज कमा सकता है, वो मिनिमम पॉइंट तक, बिकॉज उसके ऊपर क्या है, डिस इकोनॉमीज है. तो सिर्फ एक ही फर्म है जो सारे इकोनॉमीज को रियलाइज करता है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक यहां पे काम करता है, तो इसीलिए इट कैन नॉट रियलाइज ऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. द आंसर इज बोथ फर्म्स विल बी अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स. ठीक है, क्या 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, ले लो. नहीं ले लो, विल गो टू ओलिगोपोली आफ्टर द ब्रेक. एक छोटा चीज है, ये डिफरेंस जो है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, आपका अगर एक बार पूरा हो गया है पढ़ के खुद से, तो एक बार ये डिफरेंस गो थ्रू करना. देयर इज नो न्यू पॉइंट. जो आपने वहां पे फीचर्स पढ़े थे या फिर ग्राफ के ये पढ़े थे, उनका यहाँ पे समराइज किया है. यू कैन रीड दिस एज पर योर ये. टेक अ 5 minutes ब्रेक. विल स्टार्ट विथ ओलिगोपोली एट अराउंड लेट अस से 3:55 को चालू करते. चलो नाही माहिती. चलो सेटल डाउन एवरीवन. एक काम करते हैं, बिफोर वी डिस्कस, शांत हो जाओ. बिफोर वी डिस्कस ओलिगोपोली, मैं आपको जैन 26 अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं. लेट मी सी इफ यू कैन आंसर दोस. मार्केट्स के ऊपर ही है, देखो. लुक एट क्वेश्चन नंबर 15. शांत हो जाओ. लुक एट क्वेश्चन 15. देखो, if output increases from 60 units to 70 units,
अगर आउटपुट 60 से 70 हुआ, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 100 टू 120। 60 के ऊपर आपका रेवेन्यू कितना था? 100। 70 के ऊपर रेवेन्यू कितना है? 120। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। बोलो। 60, 70, 100, 120, ये आपका यूनिट्स है। दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। क्वेश्चन आस्किंग यू व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। कैसा है टू आपका? चेंज इन टीआर इज 20, चेंज इन यूनिट्स इज 10, एमआर इज हाउ मच? 2। लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। इन अ मोनोपोली मार्केट इफ एटीसी इज ग्रेटर देन एआर, अगर एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू या प्राइस से ज्यादा है, मतलब क्या होगा इस केस में? फर्म विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, फर्म विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, फर्म विल अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, फर्म विल इनकर लॉसेस। क्या ज्यादा है यहां पे? कॉस्ट ज्यादा है देन द प्राइस। तो प्लीज टेल मी चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्म विल इनकर लॉसेस। नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए एटीसी और एआर का इक्वल होना पड़ेगा। सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों का मतलब सेम होता है, दैट इज एआर ग्रेटर देन एटीसी। आपको पूछा है इफ एटीसी इज मोर देन एआर। ये क्वेश्चन में जो आपको मार्क करने के लिए बोला था मोनोपोली के फीचर्स में, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सा इलास्टिसिटी पूछा है? प्राइस नहीं, क्रॉस पूछा है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट एंड एनी अदर प्रोडक्ट इज 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, और ऑप्शन डी 0 और वेरी स्मॉल। द आंसर इज 0 और वेरी स्मॉल। ये मैंने स्पेसिफिक बोला था, प्लीज मार्क करके जाओ। अभी भी रिसेंट अटेम्प्ट है जैन 26 का। यहां पे दिस पॉइंट किधर गया यार? ये वाला क्रॉस इलास्टिसिटी इज 0 और वेरी लो, बट अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात करूं इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्रॉस पूछ रहा है या प्राइस पूछ रहा है? हाँ। Look at question number 18. Which of the following is not true for long run equilibrium of a perfectly competitive industry? पीछे का रिमोट कहां पे? हाँ नाही हे सजेस्ट आन्सर म्हणून थोडेफार लाईन मध्ये सगळ्यांमध्ये नसणार आहे बघ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या पूछा क्वेश्चन ने? नॉट ट्रू मतलब फॉल्स फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। पढ़ो। ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर इन इक्विलिब्रियम। बात किसी कर रहे हो? फर्म की कर रहे कि इंडस्ट्री की कर रहे हैं? इंडस्ट्री की। तो देखो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में तब होगा व्हेन ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर इन इक्विलिब्रियम। सही है कि गलत है? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? लेट मी टेल यू कहां से पूछा है क्वेश्चन। यहां से पूछा है। देखो मैंने आपको बोला था एक ही पॉइंट इसमें याद करके जाना, पहला वाला, ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर इन इक्विलिब्रियम, तब जाके आपका इंडस्ट्री भी किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो फर्स्ट आपको वही पूछ रहा है कौन सा इसमें से फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड देयरफॉर ये आपका सही आंसर नहीं है। ऑल फर्म्स विल बी अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। प्लीज टेल मी लॉन्ग रन में क्या कभी सुपर नॉर्मल पॉसिबल है क्या फॉर अ पीसी? क्या है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल। तो इसलिए ये आंसर आपका क्या है? गलत है एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। 19 तभी आपको नहीं आएगा, बाद में आएगा। देखो परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट एट अ फ्यूचर रेट, दिस इज नॉट प्रॉपरली फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बट इसका आपको इंटरनेशनल ट्रेड में जरूर पॉइंट आया रहेगा। फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट एट अ फ्यूचर रेट फ्रॉम अ बैंक इज अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फॉरवर्ड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट। द आंसर इज फॉरवर्ड मार्केट। कहां पे क्वेश्चन है? हाँ देखो 62, इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, अगर ई का वैल्यू 1 है तो एमआर क्या होगा? 0, 1, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये आपके इससे रिलेटेड है। एमआर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई। तीन केस थे उसमें,
अगर E1 है तो क्या होगा, E मोर देन 1 है तो क्या होगा, और E लेस देन 1 है तो क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 0। फिर जो अभी आपने एग्जांपल किया था कौन सा, मोनोपोलिस्ट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेम वही है, चेक करना। कंसिडर मोनोपोलिस्ट सेलिंग इन टू मार्केट्स एट प्राइस ऑफ 60 रुपीज, द इलास्टिसिटी इन मार्केट ए इज 5 एंड इलास्टिसिटी इन मार्केट बी इज 6। दो मार्केट है ए और बी, दोनों का आपको क्या दिया है, ई दिया है, दोनों का ही आपको ए आर दिया है। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कैलकुलेट एम आर इन बोथ मार्केट्स एंड डिटरमिन विच मार्केट शुड रिसीव मोर आउटपुट। फर्स्ट यूज द फॉर्मूला एम आर इक्वल टू, यही जो आप ऊपर आपने किया है, मुझे दोनों मार्केट का आप एम आर बताओगे कितना आ रहा है। एम आर ए कितना आ रहा है और एम आर बी मतलब 50 पकड़ ले। तो प्लीज टेल मी दोनों मार्केट में किसका एमआर ज्यादा है? मार्केट बी का एमआर ज्यादा है, और मैंने आपको क्या बोला, जिस मार्केट का एमआर ज्यादा है अब उस मार्केट को ज्यादा आउटपुट ट्रांसफर करोगे, मतलब आउटपुट विल शिफ्ट फ्रॉम मार्केट ए टू मार्केट बी। तो करेक्ट आंसर इज विच ऑप्शन? ऑप्शन ए, मार्केट ए का एमआर 48, मार्केट बी का एमआर 50 एंड आउटपुट टू मार्केट बी शुड इंक्रीज। हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज बाकी सारे घटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विच कैरेक्टरिस्टिक, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से इसको सॉल्व करना। विच कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फीचर है जो मोनोपोली में भी देखने को मिलता है और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में देखने को मिलता है बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखने को नहीं मिलता? प्राइस इक्वल टू एमसी, सुपर ऑनर प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन, प्राइस हायर देन एमसी, नो सेलिंग कॉस्ट। प्राइस हायर देन मतलब आप बोल रहे हो एआर इज ग्रेटर देन एमसी और प्राइस ग्रेटर देन एमसी। मोनोपोली के फीचर में हमने देखा था कि एआर इज ग्रेटर देन एमसी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कभी भी एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है, बट दोनों ग्राफ क्या है, दोनों ग्राफ सेम है। और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों ही क्या है, प्राइस मेकर्स है। तो यहां पे भी यार एआर इज मोर देन एमसी, बट अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं वहां पे एआर इज इक्वल टू एमसी, तो इसलिए द आंसर इज प्राइस हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। First degree of price discrimination in a monopolist market is based on what? Personalized pricing each individual customer. The slope of MR curve for a monopoly firm is the AR curve. Choose the correct answer that अच्छा थोड़ा यहां पे ये है, the slope of MR curve for a monopoly is dash the AR curve, वो डैश फिल करना है आपको। द स्लोप ऑफ एमआर कर्व फॉर अ मोनोपोली फर्म इज डैश इट्स एआर कर्व इक्वल टू ट्वाइस 3 टाइम्स हाफ। पूछा आपसे ये है चेंज इन एमआर इज हाउ मच ऑफ चेंज इन एआर। जाके पढ़ो फिर से, जाके पढ़ो फिर से। इट इज नॉट हाफ, इट इज ट्वाइस, उल्टा बोला मैंने, फिर हाफ आता है। आपको पूछा था स्लोप ऑफ एमआर कर्व फॉर मोनोपोली इज डैश दैट ऑफ एआर कर्व। स्लोप ऑफ एमआर इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू। फिर ये ग्राफ के ऊपर है, कौन सा, रुक जा, ये क्या पे, हाँ मैं 3 एमसीक्यू बोले ना यहाँ पे, पहला एमसीक्यू यहाँ पे आएगा, दूसरा एमसीक्यू वो यहाँ पे खेलेगा, तीसरा एमसीक्यू हॉरिजॉन्टल और ये लाइन है। ध्यान से लिखना, वो बोल रहे क्या है, एमआर कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन वाई एंड एआर, वो अलग है। और जब बात करते चेंज इन एमआर वर्सेस चेंज इन एआर, फिर वो आंसर ट्वाइस बन जाता है। ठीक है चलो, इतने क्वेश्चंस आए थे एज फार एज Jan 26 इज कंसर्न। We go to the next market now, that is oligopoly. देखते कितना होता है, पूरा नहीं करूंगा, I'll take till 4:30, don't worry.
ओके, चलो लुक एट द नेक्स्ट मार्केट, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में आपको याद रखना है द फीचर इज few number of large sellers। सेलर ज्यादा नहीं रहेंगे, सेलर सिर्फ और सिर्फ आपके 2 से लेकर 10 तक के सेलर रहेंगे। 2 to 10 सेलर्स अगर कोई मार्केट में है तो दैट मार्केट विल बी ओलिगोपोली। Oligopoly is a market structure where a few large firms will dominate the entire market। ठीक है, तो अगर आपके सेलर्स ही कम है तो ओलिगोपोली सिचुएशन वेयर देयर इज अ कंपटीशन अमंग द फ्यू। एंड लास्ट जो एमसीक्यू बन सकता है फ्रॉम द बेसिक फीचर वो ये बन सकता है, ओलिगोपोली सिचुएशन वेयर अ फर्म बेसिस इट्स मार्केट पॉलिसी ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ फ्यू क्लोज राइवल्स। एक सिंपल है, ओलिगोपोली में आपके राइवल्स बहुत कम है, सेलर्स बहुत कम है, तो इफ यू हैव टू गो एंड compete इन द मार्केट, आपको कांस्टेंट चेक रखना पड़ेगा कि आपका दूसरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल टेल मी वन थिंग, जो आपको नीचे एक थम्स अप का बॉटल मिलता है, कितना 250 ml का थम्ब अप, हाँ छोड़ना 20 रुपए का ये है, और जो आपको स्प्राइट मिलता है 250 ml का वो भी कितना है, 20 का है ना। अंडरस्टैंड करना, ये जो मार्केट्स है ये आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का मार्केट है, इट इज अ ओलिगोपोली। इफ यू कैन सी प्राइजेस सेम, कल को जाके अगर स्प्राइट ने अपना प्राइस 20 से 15 किया, इमीडिएट देखना थम्स अप भी अपना प्राइस क्या करेगा, 15 करेगा। क्यों? हाँ केला तर बोलते हैं ना बाबा, कैंपा थर्ड क्लास है का बस। कैंपा विल बी अ बिग प्लेयर फॉर श्योर, बट अभी के लिए नहीं, अभी के लिए ये मार्केट्स को प्ले कर रहे हैं मेनली। तो अगर किसी एक कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम कर दिया तो उसका राइवल भी क्या करेगा, प्राइस कम करेगा। बट प्लीज टेल मी, अगर स्प्राइट ने प्राइस 20 से बढ़ा के 25 किया, विल थम्स अप इंक्रीज और विल इट नॉट? थम्स अप इंक्रीज नहीं करेगा, वो 20 का 20 ही रहेगा। इंक्रीज करेगा ही नहीं, वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज एक सिंपल चीज है, थम्स अप को ये समझ जाएगा कि अगर स्प्राइट ने प्राइस बढ़ा तो स्प्राइट के सारे कस्टमर्स क्या करेंगे, थम्स अप में आके वो स्विच कर देंगे। तो इसलिए अंडरस्टैंड करना, ओलिगोपोली में अ फर्म विल बेस इट्स मार्केट पॉलिसी, मार्केट पॉलिसी मतलब कितने में बेचना है, क्या बेचना है, ये कहां पर डिसाइड किया जाएगा, ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ दीज क्लोज राइवल्स। ये आपको याद रखना है, बिकॉज एक इन क्वेश्चन आया इसके ऊपर कि कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट क्या है इंडिया में, इट इज ओलिगोपोली। बोल। हाँ 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 हाँ, फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक की हार्ड ड्रिंक है, फ्रूटी कसं काय रे? 7 अप ठीक है, लिम्का चल नहीं तेरे को देता हूं 8, और दो बोल है। अबे तू एनर्जी ड्रिंक, तू क्या कंपेयर कर रहा है, एनर्जी ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक को कैसे कंपेयर कर सकता है तू? बोल बोल, गिन रहा, और 2 उंगली बाकी है मेरे। स्ट्रिंग छपरी लोगों का होता है। स्टिंग वाले देखने ना प्रॉपर पिंपरी मार्केट में मिलते हैं, स्टिंग वाले प्रॉपर पिंपरी मार्केट में। चलो आई आस्क यू वन क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इफ द फर्म्स इन टूथपेस्ट इंडस्ट्री हैव द फॉलोइंग शेयर, ठीक है, आपके पास कुछ टूथपेस्ट इंडस्ट्री के ब्रांड दिए, रुक जा आएगा आएगा। हाँ देखो, if the firms in toothpaste industry have following market shares, which market structure would it best describe? देखो
आपके पास अलग अलग ये कंपनीज है, टूथपेस्ट, डेंटी पेस्ट, शाइनी ब्राइट, आई कैन बिलीव इट्स नॉट टूथ ब्राइटर देन व्हाइट। बोलो ये कौन से मार्केट में आते हैं? देख भाई देख, क्या करेगा जूम करके, बोलो ये कौन से मार्केट में आता है और लॉजिक देना इसका। आपका जो मेजर मार्केट शेयर है, इट इज हेल्ड बाय अ फ्यू नंबर ऑफ लार्ज सप्लायर्स, तो इसलिए द आंसर इज ओलिगोपोली। सिंपल काउंट करना, 10 से कम है तो ओलिगोपोली में जाएगा। अदर्स मतलब सिर्फ 29 है, सिर्फ 30% है, जो बहुत कम है। नहीं याद नहीं आ रहा है मेरे को कौन सा। बोल बोल बोल। वही डिसाइड करने के लिए कि जो लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स है, वो लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स ऑलमोस्ट 70% लेके बैठे। अगर तू देखेगा किधर गया, यहाँ पे जो ये पहले के 7 है, ये खुद कितना लेके बैठे? 70% लेके बैठे। 30% सिर्फ अदर्स के पास है। तो इट इज अ मेजर पोर्शन इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। फिर आंसर तेरा मोनोपोलिस्टिक होता। बोल। कौन से? मारुति कहाँ पे इंडिया बेच देवे? मारुति तो जापान के साथ टाई अप है। हाँ हाँ, अरे वो लिमिटेड एग्जांपल दिया है रे, सबका एग्जांपल नहीं दिया है। मैंने नहीं दिया है, बुक में दिया है। हाँ बट मेजर प्रॉब्लम यही है, देख अब ये जो एग्जांपल है टूथपेस्ट का, ये 30% में कितने रहेंगे नंबर्स? जो 30% का ये है, इसमें कितने सारे नंबर्स रहेंगे? फिर इसको ऑलिगोपोली क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो मेजर मार्केट शेयर है ना, वो बहुत ही कम लोग लेके बैठे। सेम लॉजिक वहां पे अप्लाई करना है। मेजर मार्केट शेयर इज टेकन बाय फ्यू नंबर ऑफ लार्ज सेलर्स। हाँ तो इसलिए बोला ना, जनरल एग्जांपल दिया है, अगर आया तो आपको ये आंसर करना पड़ेगा। चलो, टाइप्स एंड फीचर्स विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। पहले एक काम करो, यहां पे आ जाओ, कम डाउन टू 4.45 किंक्ड डिमांड कर्व थियोरी। चलो, कम डाउन टू किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल। देखो ग्राफ देख लेना पहले। जो फर्म्स, एक काम करें, जस्ट टेल मी वन थिंग, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर आपने प्राइस कम किया, डिमांड क्या होगा? से प्राइस 20 रुपीज है, शांत हो जाओ, लास्ट पार्ट शांत हो जाओ प्लीज। प्राइस अगर 20 रुपए है और डिमांड से उसके ऊपर कितना है? 15 यूनिट। अगर ये प्राइस गिर के से 18 हो गया, डिमांड क्या होगा? नेचुरल से डिमांड बढ़ेगा, से बढ़ के कितना हो गया? 20 यूनिट्स। वही अगर मैं बोलूं कि प्राइस अगर 20 से लेके 25 होगा, तो डिमांड 15 का क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। बट दिक्कत यह है, ओलिगोपोली में ये आप डिटरमिन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? ओलिगोपोली में हमने क्या देखा कि अगर कोई फर्म प्राइस कम करेगा, दूसरे फर्म्स भी क्या करेंगे? प्राइस कम करेंगे। तो जो आप बोल रहे हो प्राइस कम करके हम अपना डिमांड बढ़ाएंगे, ये हमेशा काम करेगा नहीं। वाई? बिकॉज एज सुन एज यू विल रिड्यूस द प्राइस, अदर फर्म्स विल ऑल्सो रिड्यूस इट। तो इसीलिए आप बोल नहीं सकते कि प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आपने प्राइस बढ़ाया तो आपका डिमांड बहुत ही मैसिव हिट होके जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अब आप प्राइस बढ़ा रहे हो, दूसरे वाले फर्म्स प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। तो इसलिए समझ लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ऊपर ही लिखना, डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली इज डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली इज इनडिटर्मिनेबल। डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली इज इनडिटर्मिनेबल मतलब आप यहां पे डिमांड कर्व कैसे होगा ये बोल ही नहीं सकते। हाँ कैन बी डिसाइडेड, बोल। हाँ बट देख, मैं वही बोल रहा हूं कि यू कैन, एक ओलिगोपोली भी प्राइस मेकर होता है। बट दिक्कत यह है, अगर कोई मार्केट ओलिगोपोली में आ रहा है, मतलब क्या कि कस्टमर्स के पास ज्यादा चॉइस नहीं रहता है।
ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेंगे मालूम है क्या, अगर उनको एक भी कॉम्पिटिटर दिखेगा ना जो कम प्राइस ऑफर कर रहा है, वो उनके पास जाएंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, उनके पास एक ब्रांड से रिलेटेड पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में नॉलेज है, उनको मालूम है कि ये ब्रांड का यूजेज क्या है, अपने इसमें क्या डिफरेंट है, वो सब उनके पास इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस कम करेंगे ना या फिर प्राइस बढ़ाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा कि सारे कस्टमर्स निकल जाएंगे, सम कस्टमर्स विल रिमेन। ओलिगोपोली में कैसा है, इट इज बेस्ड ऑन फ्यू क्लोज राइवल्स के ऊपर का वॉच। इसे अब तो देखेगा जो टेलीकॉम के प्राइसेस है, एयरटेल का प्राइस, जियो का प्राइस, 56 डेज 84 डेज, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, मैक्स टू मैक्स इतना डिफरेंस रहेगा 10 से 15 रुपए का डिफरेंस रहेगा। क्यों नहीं डिफरेंस, बिकॉज वही है कि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा कस्टमर्स चले जाएंगे। हाँ, रहा तो भी बहुत कम रहेगा, वही बोलो ना, ज्यादा नहीं रहेगा, 5 रुपए मैक्स। देखो शांत हो जाओ। इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स, एक और ये एमसीक्यू है आपका, इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट प्राइजेस टेंड टू बी रिजिड और स्टिकी एंड चेंज इनफ्रीक्वेंटली। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ओलिगोपोली मार्केट में प्राइजेस फिक्स होते हैं, प्राइस चेंज नहीं हो सकते। इन ओलिगोपोली द प्राइजेस रिमेन व्हाट, फिक्स प्राइजेस, ज्यादा चेंज होते नहीं है। चलो प्लीज अंडरस्टैंड, साइलेंस प्लीज, आवाज नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी। ओलिगोपोली में जो डिमांड कर होता है वो ऐसा होता है, अगर देखोगे यहां पे क्या है, यहां पे किंक होता है, दिस इज द पॉइंट वेयर देयर इज अ किंक। किंक मतलब बेसिकली टर्न होता है। किंक के ऊपर जो डिमांड कर्व है उसको मैं बोलता हूं इट इज इलास्टिक। किंक के नीचे का जो डिमांड कर्व है इट इज इलास्टिक। का मतलब क्या कि चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस, और इनइलास्टिक का मतलब क्या, चेंज इन प्राइस मोर देन चेंज इन क्वांटिटी। नाउ अंडरस्टैंड नीचे का एरिया क्यों इनइलास्टिक है। सबसे पहली बात मैं बोलता हूं, लेट अस से आपका एग्जिस्टिंग प्राइस क्या है, ओपी है। मैं बोलता हूं एक ओलिगोपोलिस्टिक फर्म क्या करती है, प्राइस कम करती है, और प्राइस कम करके लेट अस से उसने प्राइस लेके आया P1 में, प्राइस उसने कम किया। अब मैं बोलता हूं ये P1 के प्राइस पे डिमांड कितना होगा, P1 के प्राइस पे लेट अस से आपका डिमांड कितना है, Q1 है। आप चेक करो आपने प्राइस कितने से कम किया, बहुत ज्यादा आपने प्राइस कम किया, बदले में डिमांड कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, बहुत थोड़ा डिमांड बढ़ रहा है। क्यों, आपने प्राइस कम किया बट डिमांड थोड़ा ही क्यों बढ़ रहा है, इनइलास्टिक वो तो है बट रीजन क्या है, सिंपल लॉजिक है। अगर आपने प्राइस कम किया, आपके कॉम्पिटिटर्स भी क्या करेंगे, प्राइस कम करेंगे। आपने 20 से 15 किया, कॉम्पिटिटर्स ने 20 से 15 किया, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो एग्जिस्टिंग ब्रांड के पास ही रहेंगे ना, उनको कुछ फायदा नहीं है आप में शिफ्ट होने के लिए। तो इसीलिए अंडरस्टैंड करना ये पॉइंट यहां पे। हाँ देख होता क्या है, थोड़ा टाइम लगता है ये होने के लिए। अब अगर कल को कोक ने प्राइस 15 किया तो इमीडिएटली कल के कल पेप्सी प्राइस 15 नहीं करेगा, थोड़ा टाइम आएगा। तो उस टाइम के लिए डिमांड बढ़ेगा और बहुत थोड़ा बढ़ेगा, बिकॉज अब तू कॉन्स्टेंटली ऐसा नहीं बोल सकता कि कॉन्स्टेंट तो तेरे राइवल के ऊपर नजर रखेगा कि अगर उसने थोड़ा भी चेंज किया मैं भी चेंज करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल आज कोक का एड आया तो पेप्सी का एड इमीडिएटली उस दिन नहीं आएगा, 3 दिन बाद 4 दिन बाद, तो देयर इज सम गैप। उस गैप में तेरे को जितना कमाना है कमा सकता है बट वो बहुत कम रहेगा एज कंपेयर टू हाउ मच प्राइस आर चेंजिंग। देख मैं तेरे को वही बोल रहा हूं, एज अ कस्टमर या एज एनी अदर ब्रांड, एनी अदर राइवल, इंफॉर्मेशन कब आएगा, जब मार्केट प्रोडक्ट में लॉन्च होगा तब आएगा। अब लॉन्च होने के बाद तेरे कॉम्पिटिटर को मालूम पड़ा कि अभी इसे तो 15 किया है। अब वो समझने के बाद जब ऐसा कॉम्पिटिटर तो सोचेगा 15 करने का, उससे टाइम लगेगा ना। ऐसे अब तू तू थोड़ी तेरे कॉम्पिटिटर को बोलेगा मैं 15 कर रहा है और फिर लॉन्च करेगा, नहीं, तो पहले लॉन्च करेगा। जब कस्टमर को समझेगा 15 हुआ है तभी तेरे कॉम्पिटिटर को समझेगा क्या 15 हुआ है। स्टॉकआउट कर देंगे ना, ओ संपल वो स्टॉकआउट हो जाएगा ना बेटा। अगर मार्केट में 20 रुपए का है 15 रुपए का, तो किराना वाला बोलेगा है 15 रुपए 20 रुपए के बॉटल वापस भेजो, 15 का ही रखो सिर्फ। समझ कुछ नहीं होगा ऐसा। देखो लिसन टू दिस पॉइंट, अगर आप बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस चार्ज करते हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्राइस है P, अगर आपने प्राइस का किया P1 किया, डिमांड इज फर्स्ट ऑफ ऑल इनइलास्टिक बिकॉज इफ अ फर्म लोअर्स इट्स प्राइस द कॉम्पिटिटर्स विल फॉलो टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। अगर आपने प्राइस कम किया
कॉम्पिटिटर्स भी कम करेंगे, देयरफॉर देयर विल बी ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन द सेल्स। उल्टा ले लो 430, हाँ आपने उल्टा किया क्या, लेट अस से आपने प्राइस P2 किया, आपने प्राइस क्या किया, इंक्रीज किया, यह आपका डिमांड यहां पे हो गया। प्लीज टेल मी आपने प्राइस कितना बढ़ाया, बहुत कम बढ़ाया, डिमांड कितना गिरा, बहुत ज्यादा गिरा एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग लेवल। क्यों, आप जब प्राइस बढ़ाते हो आपके कॉम्पिटिटर्स प्राइस बढ़ाएंगे नहीं, तो इसलिए आपका मार्केट जो लॉस होगा वो बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो इसलिए अबव द प्रिवेलिंग प्राइस द डिमांड इज हाईली इलास्टिक, बिकॉज इफ अ फर्म रेजेस इट्स प्राइस competitors will not follow, therefore it will cause a significant loss of sales। तो इसलिए किंक के ऊपर का इलास्टिक होता है, किंक के नीचे का इन इलास्टिक होता है। यही पॉइंट लिखा है कि अगर आपने प्राइस बढ़ाया कॉम्पिटिटर्स प्राइस वही रखेंगे और कस्टमर्स गेन करेंगे, अगर आपने प्राइस कम किया कॉम्पिटिटर्स भी प्राइस क्या करेंगे, कम करेंगे। ये ओलिगोपोली में आप देखते हो कौन सा, किंक डिमांड कर्व थियोरी। ठीक है, टुमारो विल कंप्लीट दिस द रिमेनिंग फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट बिफोर यू गेट अप प्लीज थोड़ा बैठ जाओ नीचे, थोड़ा शांत रहो। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपको, कल से कृपया करके वही लोग क्लास में आए जिनको एक्चुअल में अटेम्प्ट देना है, जो टाइम पास के लिए आ रहे हैं वो प्लीज मत आए। आई कैन पॉइंट आउट, मुझे पॉइंट आउट नहीं करना है, तो इसलिए अगर आप खुद समझ सकते हो तो समझ जाओ और कल मत आना। दूसरी चीज, दिस इज फॉर दोज हु आर थिंकिंग कि सर थोड़ा ज्यादा ये हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। यू माइट थिंक समटाइम्स कि इज इट ऑल वर्थ इट, कि मतलब क्या एक्चुअल में वर्थ है क्या ये करना। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, आपको अंदाजा भी नहीं है कि जिस दिन आपको रिजल्ट आएगा इट विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी योर पेरेंट्स विल बी। आपके 12वीं में नहीं होंगे वो हैप्पी, उनको मालूम है 12वीं क्या है पुत्र। योर पेरेंट्स विल एक्चुअली गेट हैप्पी व्हेन दे विल सी सक्सेसफुल ऑन द फाउंडेशन रिजल्ट। तो कृपया करके अगर, एंड बिलीव मी नो किक इज बेटर देन दैट पर्टिकुलर किक, तो कृपया करके वो अपने दिमाग में रखे और फिर पढ़ाई करें। एंड समटाइम्स अब ये लड़के एकदम ऐसा बराबर से रिलेट करेंगे, जब अपना कोई रिजल्ट आता है द फर्स्ट पर्सन हु विल क्राई इज मम्मी, डेफिनेटली। पहले रिजल्ट पास आया ना रोते जाएगी, अपन भी नहीं रोते, उससे पहले वो रोती है। अब 12th का रिजल्ट देखना आप, आपकी मम्मी रोएगी, फॉर श्योर रोएगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आपकी जली रहेगी बिकॉज ऑफ फाउंडेशन एग्जाम्स। मम्मी रोएगी, बेकार रोएगी, पापा नहीं रोएंगे। बट अब ये लड़के लिंक करेंगे, प्लीज टेल मी, अब सब लोग इससे बात से एग्री करोगे कि जो लड़के होते हैं और पापा का रिलेशन होता है वो इतना ज्यादा लवी डवी नहीं होता है, हाँ कि ना, नहीं होता है, इतना लवी डवी नहीं होता है। अगर आप वही कंपेयर करोगे बेटी को तो दे आर व्हाट, पापा के परी होते हैं वो, ठीक है। बट इट इज नॉट द केस इन द, अपने केस में नहीं, एटलीस्ट मेरे केस में तो नहीं था, आपके केस में नहीं मालूम क्या है। सो व्हाट हैपेंस इज, जब फाउंडेशन का रिजल्ट आता है ना तो यू विल सी योर फादर क्राइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड आई विल बेट दिस, बेट लगे बोलता है मैं, आपके बाप आपको समझेगा नहीं क्या कर रहा है वो आपको उठाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हाउ मच वेटेड यू आर, वो उठाएगा आपको, उठा के ही हग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, की खुशी से। अब बिलीव मी दैट हग इज फार बेटर व्हेन योर गर्लफ्रेंड हग्स यू और व्हेन योर बॉयफ्रेंड हग्स यू। तो कृपया करके उसके लिए पढ़ाई करें, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी भी जब लेक्चर होता है तो कुछ लोग बात करते हैं, कृपया करके बात मत करना। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो कृपया करके कल क्लास में मत आना। अ वेरी सिंपल थिंग। जिसको समझा है ठीक है, फॉर दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड, योर विश, आई विश यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।